जाएगा। जस्ट मुझे इतना बता दीजिएगा कि स्टार्ट हो चुका है। होएगा सर। ओके सर, ओके ओके। अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो लास्ट एक दो वीक से हुआ नहीं सर। तो हम लोग सर आज बात करेंगे फाइनेंस पे। और फाइनेंस पे या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी बोलो, इस पे मेनली जो टॉपिक अभी मैं स्टार्ट किया फ्रेशली, टॉपिक का नाम है सर लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। ये दो अलग अलग टॉपिक है, बट हैंड टू हैंड चलता है। एक्चुअली पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही कनेक्टेड है। सबसे पहले आप लोगों को सबको पता है सर, मैं जस्ट एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। अगर किसी का प्रीवियस बेसिक का क्लास मिस है, मैं उनको जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल के एक चैप्टर होता है, ठीक है। तो उसमें ना बेसिकली बेसिक फाइनेंशियल जो ये सब आप लोग बचपन में भी किए हो, बट थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेवल में नहीं किए हो, ठीक है। मैंने बेसिकली कंपाउंडिंग का कैलकुलेशन, डिस्काउंटिंग का कैलकुलेशन, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब होता था ना बचपन में भी। उसी का एक एडवांस टॉपिक है। मैं सभी को शेयर कर दूंगा जिन लोगों का नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों को बेसिक्स जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैथ्स को समझने के लिए। क्योंकि फाइनेंस में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो बेसिकली कंपाउंडिंग का, ठीक है, फिर आपका डिस्काउंटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के टाइम पे लगता है, ठीक है। तो ये टॉपिक क्या है, ये आप लोग अगर एक बार करोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि बेसिक्स क्या है। मैंने बेसिक फाइनेंशियल मैथ्स, इसके साथ साथ कुछ आप लोगों को मैं फाइनेंस का एकदम इंट्रोडक्टरी लेवल का डिस्कशन, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट का भी एक नॉलेज हो जाएगा कि अच्छा फाइनेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में मैं टॉपिक स्टार्ट किया, लेकिन इतना भी एडवांस नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सर लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सर। ये इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत कुछ लिखा के रखा। मैंने क्लास भी शेयर कर दिया होगा सबको, अगर किसी ने क्लास मिस किया है तो आप लोग ना कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी मैंने क्लास में लिखाया। फाइनेंस में ना लिखाता भी हूँ, और साथ साथ में एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सब होता है। तो और अलग से जो स्टडी नोट्स होता है वो मैं अलग से शेयर कर दूँ। तो लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया था, जो बेसिकली एक रिस्क कॉन्सेप्ट है, हर बिजनेस में होता है, ठीक है। मतलब चाहे दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो अंबानी का बिजनेस हो, मानी रिलायंस का बिजनेस हो, या कोई पान वाला का बिजनेस हो, कोई भी छोटा से बड़ा बिजनेस, हर बिजनेस को फाइनेंस संभालना पड़ता है। हाँ ऑब्वियसली आप लोग जो फाइनेंस मैनेजर बनोगे ना आगे जाके, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, हाँ सर आप लोग सब फाइनेंस मैनेजर बनोगे, एमबीए फाइनेंस। तो आप लोग ऑब्वियसली पान वाले का दुकान तो नहीं संभालोगे, ऑब्वियसली कोई कोई ना कोई कॉर्पोरेट बिजनेस को संभालो। तो यू अंडरस्टैंड। तो चाहे, लेकिन सर कॉन्सेप्ट सबके लिए एक ही होता है। घर चलाना, बड़ा घर हो या छोटा घर, घर तो घर ही होता है ना। किसी फैमिली में हो सकता है 50 मेंबर हो, किसी फैमिली में हो सकता है 5 मेंबर। 5 मेंबर का घर चलाने का कॉन्सेप्ट और 50 मेंबर का घर चलाने का कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। हाँ कोई बोलेगा सर 50 मेंबर का फैमिली चलाना मुश्किल होगा। सर मुश्किल है, लेकिन मेंबर भी तो ज्यादा है। मैंने काम करने के लिए 50 फैमिली मेंबर में जिस तरह का सिचुएशन है, 5 फैमिली मेंबर में काम करने का लोग भी तो कम है। तो हम लोग इस तरह से कंपेयर नहीं कर रहे कि बड़ा फैमिली छोटा फैमिली, ठीक है, बड़ा बिजनेस छोटा बिजनेस, ये मेरा मोटो नहीं है। कौन कठिन है कौन सहज है ये नहीं बोलना चाहता। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे वो बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस, फाइनेंस का एप्लीकेशन हर जगह में होता है। अब वो अलग बात कि छोटा मोटा बिजनेस में, जैसे कि पान वाले दुकानदार का, या सब्जी वाले, आलू वाले, हाँ सर जो आलू बेचता है मार्केट में, वो इतना फाइनेंस का सोचता नहीं है या फाइनेंशियल वर्ड्स यूज नहीं करता, बट कॉन्सेप्ट पूरा लगाता है। मैंने अल्टीमेटली डे टू डे एक्टिविटी जो है वो अल्टीमेटली वही है। उनका भी लोन होता है सर। जो छोटा बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं ना, वो भी लोन लेते हैं। जैसे मैं जिस एरिया से मैं करेंटली रहता हूँ, केस्टोपुर एरिया में। केस्टोपुर एरिया में यहाँ पर एक रिक्शा स्टैंड है सर, ठीक है, मेरे घर के जस्ट बगल में। जो लोग मेरे पास आए हो उनको पता है रिक्शा स्टैंड कहाँ है। तो रिक्शा स्टैंड में ना मैं शाम को थोड़ा सा कभी कभी देखता हूँ कि रिक्शा स्टैंड में ना एक लेडी बैठे रहते हैं। तो मैं किसी से भी कि कोई दुकानदार को मानो कि 500 टका दे दिया, तो छुट्टा करें ना वो लेडी के पास जाते हैं।
तो मैं एक दिन पूछा कि भाई मैं जब भी पैसा देता हूँ, एक लेडी जिनका कोई दुकान नहीं है, कोई शॉप नहीं है उनका, ठीक है, वो बस रास्ते में एक पर्टिकुलर जगह में एक टूल लेके बैठे रहते हैं। तो सभी कोई उनके पास जाते हैं छुट्टा करवाने, छुट्टा माने खुजरो, ठीक है। तो मैं एक दिन पूछ ही लिया कि भाई ये लेडी है कौन। तो बोला कि ये चलता फिरता बैंक है। तो मैं पूछा मैंने, तो बोला कि इनका काम है कि जितना रिक्शा वाला है ये सबको सूद में पैसा देता है, ठीक है। जैसे 100 रुपया का 10 टका, इस तरह से, ठीक है, 100 रुपीज का 10 टका। अब 10,000 लेगा तो उसका जितना होगा एवरी 3 महीने छोड़ छोड़ के सूद का वापस करना है, ये कंडीशंस पे ये लोन देता है। सो आई होप आप लोग भी अपने आसपास में ऐसे लोगों को देखते होंगे। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता, चाहे रिक्शा वाला भी फाइनेंस करते हैं, आप समझ रहे हो सर, रिक्शा वाले को भी जरूरत पड़ता होगा, वो भी फाइनेंस करता है सर। फाइनेंस का मतलब समझ रहे हो आप लोग, फाइनेंस का मतलब ही होता है जुगाड़ लगाना। हेलो, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बात मैं बार बार करता हूँ, हर क्लास में करता हूँ और करता रहूंगा सर, क्योंकि फाइनेंस का ये जो शब्द है ना इंग्लिश में, फाइनेंस वर्ड का मतलब ही होता है जुगाड़ लगाना। मैं सिंप्लीफाइड करने का कोशिश करता हूँ सर, ज्यादा हाइप क्रिएट करके कुछ फायदा नहीं है। जो जितना सिंपल है उतना ही अच्छा है, ठीक है। मतलब नाम, फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, हाँ, समथिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, 5 नाम लगा देने से कोई बात अलग नहीं हो जाता। बात वही है, पैसा जुगाड़ करो, बिजनेस पे लगाओ, ठीक है। मैंने बेसिकली फाइनेंस करने का मतलब होता है, इसको मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज कर लेता हूँ सर। पैसा जुगाड़ करने को कहते हैं प्रोक्योरमेंट। क्या कहते हैं सर? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, पैसा का जुगाड़ लगाना। एंड पैसा जहां इन्वेस्ट होता है उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। माने आपको बिजनेस करना है, जैसे शेयर मार्केट में कंपनीज क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ लगाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। जैसे शेयर मार्केट में शेयर इशू करके, लोन, बैंक से लोन लेके बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं, या तो लोन लेगा या तो शेयर इशू करेगा, है ना। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, आप लोग नाम तो जरूर सुने होंगे ये सब टॉपिक का, अगर नहीं सुने होंगे तो आगे आगे सुन लोगे, है ना। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और लोन, यही तो मेनली 3 तरीका होता है पैसा जुगाड़ करने का। और भी कुछ टेक्निकल टर्म्स है लाइक बॉन्ड, डिवेंचर, ठीक है, ये सब आगे आगे बताऊंगा कि बॉन्ड क्या है, डिवेंचर क्या है, सब ये फाइनेंस के क्लास में सब वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। और मार्केट में कंपनीज किस तरह से पैसा जुगाड़ करते हैं, अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से, मैं आपको सब बताऊंगा। तो पॉइंट क्या है सर? सर मैं बस इतना सिंपल कहना चाहता हूँ कि आपको बेसिकली बिजनेस करने के लिए चाहिए कैपिटल, और ये कैपिटल जुगाड़ करने को कहते हैं फाइनेंस, ठीक है। अब पैसा जुगाड़ करके अचार तो नहीं डालना है, मैंने थोड़ी ना अचार बनाना है उससे। हाँ, अचार बना सकते हो अगर आपका अचार का कंपनी है तो। अचार मैंने समझते हो ना, जिसको हम लोग इसे आम का अचार ऐसे बोलते हैं। ठीक है। अगर आपका अचार का कंपनी है, जैसे मादर्स चॉइस बोल के कंपनी, वो भी बड़ा ब्रांड है, वो भी फाइनेंस कर सकते हैं, अचार बना के मार्केट में बेच सकता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको पैसा जुगाड़ करना है और कहीं इन्वेस्ट करना है, और ऐसी जगह में इन्वेस्ट करना है जहां से आपको रिटर्न मिले। और जहां से आपने जुगाड़ किया, मैंने मानो बैंक से आपने लोन लिया, बैंक ने आपको बोला 10% के इंटरेस्ट पे लोन देगा, तो आप जब मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो कम से कम 15% कमाओगे। तो सिंपल सी बात है सर, 100 रुपया अगर मार्केट से आपने लोन लिया, 10 टका अगर बैंक को आपको लौटाना है, मैंने 100 लिया तो 110 लौटाना होगा, ठीक है, रीपे करना होगा। और आपको बिजनेस करके कम से कम 115 टका कमाना होगा, 115 रुपीज एटलीस्ट, क्योंकि 110 तो आप दे दिए, ठीक है। ऐसे 100 आप संगे संग नहीं देते हो, लॉन्ग टर्म में देते हो। 10 टका दूसरे को देना है और 15 टका मार्केट से कमाना है। तो बीच का कितना प्रॉफिट हो गया सर? राहुल, कत टका प्रॉफिट हलो? 5। जैसे 5 टका, थैंक यू सर, ठीक है। तो 15 टका का इनकम किए, 10 टका इंटरेस्ट दिए, 5 टका प्रॉफिट। इतना तो करना पड़ेगा सर, लेकिन ये जितना मैंने सिंपल बोला ना, इतना सिंपल है नहीं सर, इतना सिंपल होता नहीं। अगर इतना सिंपल होता तो बिग बाजार जैसे बड़ा बड़ा बिजनेस डूब ना जाता। मैंने कैसे डूब गया फिर? सिंपली सिंपल काम ही तो था, लोन लेके बिजनेस कर रहा था लेकिन रिपे नहीं कर पाया। बड़े बड़े बिजनेस फेलियर हो गए सर, बिग बाजार फेलियर हो गया, रिलायंस कम्युनिकेशंस, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का दादा, सॉरी भाई, ठीक है, वो फेलियर हो गया। विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस, बिग बिजनेस टाइकून, वो फेलियर हो गया। और भी बहुत नाम है सर। मैं फेलियर का इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ कि आप लोगों को डराने के लिए, मैं इसलिए फेलियरिटी का नाम ले रहा हूँ कि ये बात सुनना जितना इजी है ना, इसको रियल लाइफ में करने के लिए ना, मैंने 2 चीज चाहिए सर, डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है, साथ में रिस्क टेकिंग एबिलिटीज तो है, बट कैलकुलेटिव रिस्क। मैंने रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि एकदम खुल के रिस्क ले लो, ऐसा नहीं है।
रिस्क ऐसा होना चाहिए कि जो कैलकुलेटिव। तो एक्चुअली ये लेवरेज चैप्टर हमें ना वही रिस्क एनालिसिस को टैकल करने में हेल्प करता है। तो ये टॉपिक के साथ जो लोग प्रीवियस लेक्चर कर चुके हो उनको बहुत हेल्प होगा सर क्लास को समझने में। अगर बाई चांस किसी का क्लास मिस है तो उनको रिक्वेस्ट है सर, एक बार आप प्रीवियस एटलीस्ट इससे पहले वाला क्लास सुन लो, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास को सेकंड क्लास में पूरा रिपीट किया था और थोड़ा और भी एक्स्ट्रा चीज बताया था। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर एक बार सुनो। अगर आप सुनोगे ना, आपको रिस्क के बारे में फिर लिवरेज के बारे में पूरा आइडिया हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुन लोगे सर। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का फ्रेश डिस्कशन, जहां पर मैं आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ सर। मतलब एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चंस आता है इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको एकदम प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे मिल जाएगा कि रियल लाइफ में बड़े बड़े बिजनेस अपना फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे देता है। एकदम जेन्युइन बात कर रहा हूँ सर। चलिए, जैसे मानो ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे सुबह ही मैं देख रहा था पेटीएम का, थोड़ा सा मैं एनालिसिस कर रहा था। कुछ प्रॉफिट हुआ सर मार्केट में, इसीलिए थोड़ा पेटीएम का फाइनेंशियल डेटा देख रहा था। तो पेटीएम को मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने ओपन करूँ, ज़्यादा डिटेल्स नहीं, जस्ट फाइनेंशियल डेटा। आप लोग ध्यान से सुनना मेरा बात। अभी मैं आपको कैलकुलेशंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने पेटीएम का एक्चुअल नाम है सर, पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस। यहाँ पर मैं आपको जस्ट इतना बताना चाहूंगा कि पेटीएम का जो फाइनेंशियल डेटा है, ठीक है, फाइनेंशियल डेटा दो तरह का होता है मेनली। मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, उसमें मेनली दो तीन चीजें देखा जाता है। एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। एक होता है बैलेंस शीट, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब अकाउंट्स का पार्ट है, अकाउंट से डेवलप होता है, और ये फाइनेंस में हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं। एंड अनदर थिंग इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मेनली ये तीन चीजें। तो मैं आपको भी तीनों चीजों में फोकस नहीं करूंगा, मैं सिंपल आपको इनकम स्टेटमेंट में फोकस कराऊंगा, जिसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है। अब मैं आपको जस्ट इतना दिखाना चाह रहा हूँ सर, ये सब बात मैं पहले भी किया, मैं फिर से थोड़ा बता रहा हूँ कि ये जो एक कंपनी अपना फाइनेंशियल डेटा को इस तरह से पहुंचते हैं, जैसे रेवेन्यू से लेके ईपीएस तक की जर्नी, बात को समझे सर। एक बिजनेस जब रेवेन्यू इनकम करता है, मैंने अपना जो अर्निंग है बेसिकली, ठीक है, जो सेल जनरेट कर रहा है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, मैंने जो भी उसका प्रोडक्ट का प्राइस है और कितना क्वांटिटी बेच रहा है, उसका वैल्यूएशन है। तो रेवेन्यू से अर्निंग पर शेयर होल्डर का अर्निंग, इसमें कैसे पहुंचा जाता है, ये एक्चुअली मैं लेवरेज में सिखा रहा हूँ। लेकिन ये डायरेक्टली रेवेन्यू से ईपीएस में नहीं पहुंचा जा सकता, इसके बीच में और भी बहुत सारा स्टेजेस है सर, जो मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कशन किया। और आज ना आपको मैं कुछ ऐसा ही कैलकुलेशंस करके आप लोगों को दिखाऊंगा, और आप लोग भी मेरे साथ साथ करोगे, ठीक है, कि किस तरह से कंपनी ये सब डेटा बनाते हैं। और ये सब टिकट टेप, बड़े बड़े जो फाइनेंशियल कंपनीज है ना, जिसको पढ़ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको पढ़ के बैंक वाले कंपनी को लोन देते हैं, किसी भी कंपनी का डेटा ले सकते हो सर। या ऊपर में आप देख रहे हो सब जा रहे हैं एक एक करके। आप अपने मर्जी से कोई भी कंपनी का डेटा को एनालिसिस कर सकते हो लेवरेज एनालिसिस के थ्रू से। ठीक है, अब चलो मैं ज्यादा मार्केट का बात नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट लिखाने के लिए आ जाता हूँ, या फिर कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, आपको थोड़ा सुविधा होगा। एक सेकेंड, ये क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करवाना है। ये एकदम एक रियल कंपनी का डेटा को ही मैंने लिया, और फिर मैं भी आपको ना इसको सॉल्व करवाऊँ। एग्जैक्टली कंपनी का डेटा इसी तरह से होता है सर, और आपको सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करके ना एकदम ये सब, ये जो रेवेन्यू से लेके ईपीएस तक आपको जर्नी करना है, तो कैसे होता है ये मैं सिखाऊंगा। ठीक है, यही मेनली आज का डिस्कशन का पार्ट है। लेकिन उससे पहले एक बार मैं देख लेता हूँ कि लास्ट क्लास तक क्या क्या हुआ था। लास्ट क्लास तक मैंने ये सिखाया था कि सर लेवरेज क्या है। ठीक है, जस्ट मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा गैप हो गया था ना, तो हो सकता है आप लोग थोड़ा बहुत फॉरगेट कर चुके होंगे, भूल चुके होंगे, इसलिए थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। ज्यादा नहीं, 5 मिनट रिपीट करूंगा। लेवरेज क्या है? रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या हो सकता है? एक होता है बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा होता है कंपनी बिजनेस का फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है ना सर, जैसे कि बिजनेस में रेंट होगा, डिप्रिसिएशन, एसेट का डिप्रिसिएशन होगा, ये सब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। मैं आशा करूंगा कि आप लोग अकाउंट जानते हो, है ना, सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास में जब स्टार्ट करूंगा आप लोग कर सकते हो,
उसमें अकाउंट्स का पूरा बेसिक आइडिया सबको दिया जाता है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, जिसका बेसिक वीक हो, या फिर जो नॉन कॉमर्स है, सभी के लिए होता है। बेसिकली वो मैं सीए फाउंडेशन के लिए करता हूँ, बट मैं सभी को वहां पर बोलता हूँ कि जिसका भी अकाउंट्स में कोई वीकनेस है, अब अपना फंडा को क्लियर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग फिक्स एक्सपेंस बेसिकली रेंट, डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा, इसके थ्रू से जनरेट होता है। मैंने बिजनेस करना है तो रेंट तो देना पड़ेगा ना, फिक्स खर्चा है। चाहे आपका दुकान चले ना चले, जिसका दुकान रेंट पे लिए हो, रेंट देना पड़ेगा, यस और नो? हाँ सर। आपका दुकान सेल कर पाए ना कर पाए, बट क्या आपको रेंट का पैसा देना पड़ेगा? हाँ या ना? प्लीज टेल मी, संपर्क। यस। है ना? ओके सर। देखो मतलब मैंडेटरी है ना, देना ही पड़ेगा, फिक्स खर्चा है। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्या होता है? आपके बिजनेस पे जो एसेट है, जैसे आपका मानो बिल्डिंग है, आपका मानो मशीनरीज है, ठीक है, प्लांट मशीनरीज है, फैक्ट्री है, तो हर मशीन का, फैक्ट्री में जो भी चीजें आप यूज करते हो, एसेट का डिप्रिसिएशन तो होता है ना। हर एसेट का डिप्रिसिएशन होता है। लैंड को छोड़ के, लैंड का वैल्यू बढ़ता है, एप्रिसिएशन होता है। लेकिन वो भी अलग कॉन्सेप्ट है, मैं ज्यादा अभी एप्रिसिएशन में बात नहीं करूंगा। डिप्रिसिएशन मैंने एसेट होगा तो डिप्रिसिएशन होगा, होगा ही होगा सर। तो डिप्रिसिएशन का क्या है सर, कि ये भी फिक्स होता है। डिप्रिसिएशन की अलग अलग मेथड होता है अकाउंटिंग में, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीबी मेथड, ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये सब अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है। तो डिप्रिसिएशन भी फिक्स होता है, बट ये नॉन कैश है। नॉन कैश माने पॉकेट्स में पैसा नहीं निकलेगा, मतलब आपके बिजनेस से पैसा नहीं निकल जाएगा, बट फिर भी आपका खर्चा तो होगा। मैंने एसेट का वैल्यू गिरेगा तो बैलेंस शीट में, एसेट साइड में उसका इफेक्ट पड़ेगा, जो भी हो। लेकिन एक चीज कॉमन है सर, फिक्स खर्चा है। तो फिक्स खर्चा के कारण, फिक्स एक्सपेंस के कारण आपके बिजनेस में रिस्क है। तो रेंट, डिप्रिसिएशन आपको फिक्स्ड रिस्क प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसको ऑपरेटिंग रिस्क बोलते हैं। सर ऑपरेटिंग रिस्क को कंट्रोल करने को कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ये मैं पहले भी पढ़ाया, DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ये मेन पार्ट है सर, यही हमारा पढ़ाई का मेन पार्ट है, इसी को लेके ज्यादा चर्चा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि DOL इंपॉर्टेंट नहीं है, DOL इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट ज्यादा अहमियत फाइनेंशियल लेवरेज को दिया जाता है। बिकॉज बैंक लोन, क्योंकि बैंक वाले लोन नहीं देंगे। जैसे देखो, अगर आप किसी से रेंट में बिजनेस कर रहे हो, उनके साथ आपका ना एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि ठीक है चलो भाई 2 महीना बाद दे देंगे, 10 महीना बाद दे देंगे, थोड़ा बहुत तू मैं चलेगा, बट एडजस्टेबल है। बट बैंक वाले क्या आपको छोड़ेगा? मतलब जिनसे रेंट लिए हो उनके साथ थोड़ा सा हो सकता है, चलो वाद विवाद होगा बट चलेगा। बट बैंक वाले तो लीगल नोटिस भेज देगा। अरे, अगर बैंक का इंटरेस्ट बाकी रहेगा, बैंक लीगल नोटिस भेज देगा, हाँ या ना? मैंने आपका बिजनेस का गुडविल जो है वो 2 दिन में बैंक खराब कर सकता है, अगर मानो आप टाइम पे रिपे नहीं करते हो। हाँ, লিগ্যাল নোটিশ তো এবং যে মাসে আপনি ইন্টারেস্ট দেবেন না সেই মাসে লিগ্যাল নোটিশ পাঠাচ্ছে, তো ওটা हाँ, মানে পরপর 6 মাস হয়ে গেলে তখন কেস হয়ে যেত, মানে তখন লিগ্যাল ফাইলিং হয়ে যেত তখন। हाँ, वही वही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अगर इंटरेस्ट वगैरह आप रिपे नहीं कर पाते हो, तो ये आपका लीगलिटीज, आपके गुडविल में बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेंट रिपे ना करने में इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट सर रेंट वगैरह कॉन्सेप्ट ना, मैंने ये मतलब क्या बोले सर इसको, मैंने ये इतना इंस्टीट्यूशनल लेवल में कम होता है। मैंने मानो कि आपने कोई बिजनेस ओपन किया, किसी के प्रॉपर्टी रेंट पे लिया, ये भी लीगल केस कर सकता है आप, बट इनसे ज्यादा रिस्क तो फाइनेंशियल लेवल में होते हैं, है ना? क्योंकि इनको देना भी मैंडेटरी है। बैंक का लोन रिपे करना आपका सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, मैंने फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसीलिए फाइनेंशियल लेवरेज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं। या फिर उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस वगैरह का, जो डिविडेंड वगैरह है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, ये सभी चीजें आपका फाइनेंशियल लेवरेज जनरेट करता है, जिसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना, अगर बिजनेस उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो बिजनेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसका गुडविल पे, गुडविल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फ्यूचर बिजनेस ऑब्जेक्ट में इम्पैक्ट पड़ेगा। शेयर मार्केट में तो क्या बात करें सर, मतलब भयंकर हालत हो सकता है, भयंकर हालत हो सकता है। जैसे बिग बाजार का रिसेंटली हुआ है सर, अल्टीमेटली बिग बाजार को बेचना पड़ा बिजनेस, और आप लोगों को पता है कि अभी पूरा बैंक्रप्सी सिचुएशंस में आ गया है। कंपनी का नाम तो पता ही होगा, फ्यूचर, बहुत बार बताता हूँ आप लोगों को।
बट मैं ये सब कंपनी का नाम इसलिए ले लेता हूँ, और भी कंपनीज है बट ये सब पॉपुलर है ना, आप लोग कनेक्ट कर लोगे, दैट्स वाई मैं ये सब कंपनी का नाम ले लेता हूँ। फ्यूचर रिटर्न, कभी एक जमाने में इसका शेयर का दाम हुआ करता था 400, 450, 500, कभी ऐसा भी हुआ करता था, आप देख सकते हो। ठीक है, 450, 500 भी हुआ करता था 2018 में, बट अभी 2 टका 35 पैसा। अभी तो ट्रेड भी नहीं हो सकता, ऐसा हालत है। बिजनेस बेसिकली बंद के कगार में है। रिलायंस को बेच दिया सर 25,000 करोड़ में, कुछ लीगल इश्यूज उसमें भी चल रहा है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। अरे रिलायंस और बिग बाजार के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम अभी भी कोर्ट लेवल केसेस चल रहा है, बट वो अलग बात है सर, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। बट मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि अगर बिजनेस अपना फाइनेंशियल मैटर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान होता है और खतरनाक हालत होता है। एग्जैक्टली लेवरेज ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो दो टॉपिक है जो मैं आपको अभी इस टॉपिक में कवर करूंगा, एक आपका फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में लेवरेज का रोल प्ले, और अनदर टॉपिक जो कवर करूंगा इसमें दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में कराऊंगा आप लोग। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर एज वेल एज लेवरेज। तो अभी मैं लेवरेज में फोकस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कैपिटल स्ट्रक्चर में जाऊंगा। कैपिटल स्ट्रक्चर में वही चीज की एक कंपनी को किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ठीक है, कि मैंने कितना लोन कैपिटल यूज करे, कितना इक्विटी कैपिटल यूज करे, कितना प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल यूज करे। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। समय देते जाओ सर, और सीखने का इच्छा रखो, बहुत बहुत उम्दा चीज सीखोगे। ठीक है, कि एक बिजनेस कैसे चलता है, कॉर्पोरेट लेवल में कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है सर, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और मैंने ना ये सब चीज बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, ये ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, कंबाइंड लेवरेज क्या होता है। ऑलरेडी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल में तो बात डिटेल्स में हुआ ही है, कंबाइंड में भी हुआ है। आगे का चर्चा सुनो, आपको और भी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, जिसका भी प्रीवियस लेक्चर बाई चांस मिस है वो रिवाइज कर ले या फिर एक बार गो थ्रू कर ले। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ सर क्योंकि अभी भी हम लोग इनिशियल स्टेज में हैं, इसके बाद थोड़ा एडवांस चले जाएंगे, फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आप कुछ नहीं। अच्छा सर, मैं जहाँ पर लास्ट दिन छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ। बट एक क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क के तौर पे दिया था, एक क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर किया था। क्या आप लोगों ने ट्राई किया है किसी ने होमवर्क को? কেউ করেছেন নাকি ট্রাই? হ্যাঁ স্যার। কত আনসার এসেছে বলো? তো স্যার 3 এসছে। কি বের করতে দিয়েছিলাম? ডিওএল, ডিগ্রি অফ অপারেটিং হ্যাঁ স্যার। লিভারেজ। ডিওএল কত বের হলো? 3। বাহ, ঠিক হয়েছে আনসার। আর কেউ করেছে? আর কেউ করেছে? আর কেউ করেনি, শুধু কথারই আনসার পেলাম। বাকিরা যদি ট্রাই করেছে তো খুব ভালো, নাহলে আমি করবো ক্লাসে, আমার সাথে সাথে করে নেবো। हाँ ठीक है सर, बाकी लोग अगर नहीं किया है तो मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो मेरे साथ साथ कर लेना। ओके, अच्छा एक काम करते हैं सर, आप लोगों को ना एक कंप्लीट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का एक आइडिया देते हैं, फिर से मैं ना ये कॉन्सेप्चुअल एरिया में आऊंगा। कॉन्सेप्चुअल एरिया में फिर से बात करूंगा, बट उससे पहले ना एक क्वेश्चन सॉल्व। ये थोड़ा सा कंप्लीट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज से इस तरह का कंप्लीट क्वेश्चंस होते हैं और आपको लिवरेज कैलकुलेट करने देता है। तो कैसे कैलकुलेशन होगा यहाँ पर? सर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अल्फा एंड बीटा बोल के दो कंपनी का डेटा दिखाई दे रहा है आप लोग? सबाई देखते पाच्छे तो? डोंट वरी सर, सबको समझ में आएगा कि क्या होगा यहाँ पर। चलो मैंने डायरेक्टली, कोई बोलेगा सर डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हो, सर क्वेश्चन कराने से ना आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली ये रिवाइज हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा जो प्रीवियस लेक्चर्स में हुआ है। देखो क्या होता है, यहाँ पर दो कंपनी है, एक अल्फा कंपनी एक बीटा कंपनी। सर अल्फा कैपिटल दिया है, इक्विटी कैपिटल माने क्या होता है सर? इक्विटी कैपिटल माने कंपनी का ओन कैपिटल। प्लीज बार बार मैं बोल रहा हूँ, इक्विटी का माने ओन, अपना कैपिटल, माने शेयर होल्डर का पैसा, सिंपल बात है। ओन माने शेयर होल्डर का पैसा। जैसे हम लोग जब किसी कंपनी को पैसा देते हैं, शेयर खरीद के पैसा देते हैं, वो क्या कौन सा पैसा होता है? जैसे मानो मैंने पेटीएम में
इन्वेस्ट किया था, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में दिखा रहा था ना पेटीएम का, ठीक है, मैंने पेटीएम में इन्वेस्ट किया था कुछ करीब 5। हाँ बोलो सर, क्या बोलेंगे उसको? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर, थैंक यू सर। ठीक है, तो जैसे मैंने इक्विटी इसमें इन्वेस्ट किया था सर 500 550 में इन्वेस्ट किया था मैंने, ठीक है। तो 500 550 से अभी इसका दाम चल रहा है सर 800 833 के आसपास। तो ये मोटा मोटी 5-6 मंथ्स के टाइम पीरियड में ऐसा हुआ है सर, ठीक है। 5-6 मंथ्स के टाइम पीरियड में ऐसा हुआ है। अब मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, ये देखो सर, ठीक है। जिस टाइम पे ये थोड़ा सा नीचे गिरा था उस टाइम पे ये मैंने लिया था। तो मैं बस अभी इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो मैंने पेटीएम में कमाया, ये क्या क्या इनकम है सर? ये मेरा कैपिटल गेन का, ठीक है। ये जो मैं कमाया ये कैपिटल गेन है। बट आप इसको कैपिटल गेन को छोड़ो सर, ये कैपिटल गेन को छोड़ो। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैंने पेटीएम का शेयर परचेज किया तो मेरा पैसा पेटीएम के पास गया, और ये पैसा पेटीएम क्या कैपिटल बोलेगा, मतलब पेटीएम के लिए किस तरह का कैपिटल है? पेटीएम के लिए ये इक्विटी कैपिटल है। आप समझ रहे बात? माने मेरा पैसा भी इक्विटी कैपिटल, पेटीएम ने जो खुद अपने बिजनेस पे अभी तक कमाया वो भी उसका इक्विटी कैपिटल है। माने जो खुद का है वो इक्विटी का पार्ट होता है, ठीक है। इन सिंपल जो खुद का चीज है वो इक्विटी है। इक्विटी का मतलब ही होता है इक्विटी शेयर होल्डर, ये वर्ड आप लोग बहुत सुनोगे, इक्विटी शेयर होल्डर। ये इक्विटी शेयर होल्डर वर्ड का मतलब होता है ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसका ऑपोजिट एक क्या होता है सर? लोन। इक्विटी माने ओन, इक्विटी माने ओन, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? लोन, ठीक है। ध्यान रखना बात। अब आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान दो और पूरा क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करो, आपको पता लग जाएगा कि लेवरेज क्या है। तो इक्विटी कैपिटल अल्फा कंपनी का है 6 लाख का और बीटा कंपनी का है 3.5 लाख। कितने का? 3.5 लाख। 12% डिवेंचर दिया है, ओके। कितना दिया है सर? 12% डिवेंचर। सर डिवेंचर माने क्या? सर डिवेंचर माने लोन। लोन, ठीक है। डिवेंचर क्या होता है मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा अभी, बस इतना जान लो, जिनको कुछ नहीं पता डिवेंचर के बारे में या फिर सुना है पर नॉलेज नहीं है, हो सकता है, मैं वो सब नहीं सोचता किसको क्या पता है कि नहीं पता, बट आप जान लो डिवेंचर क्या होता है। जब किसी कंपनी को पैसा का जरूरत होता है, जैसे वो शेयर इशू कर सकता है वैसा वो डिवेंचर भी इशू कर सकता है। तो डिवेंचर में क्या होता है, एक प्राइवेट कंपनी दूसरे प्राइवेट कंपनी को डिवेंचर मतलब लोन दे सकता है। एक इंडिविजुअल हम आप जैसे लोग भी कंपनी को लोन दे सकता है। यस सर। तो कंपनी जब बैंक वगैरह से लोन वगैरह पाने में दिक्कत होता है ना, और अगर सेबी परमिशन देता है, ठीक है, अगर सेबी का परमिशन हो तो वो शेयर की जगह डिवेंचर भी इशू कर सकता है। पर डिवेंचर का जो कैरेक्टर है ना, ये लोन का कैरेक्टर। सर लोन का कैरेक्टर और इक्विटी के कैरेक्टर का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है जानते हो? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कंपनी जब इनकम करता है ना तो लोन वाले का पैसा चुकाता है। जो भी उसका फर्स्ट अर्निंग रहेगा, जो भी उसका पहला पहला अर्निंग रहेगा, पहला पहला अर्निंग सबसे पहले ना इंटरेस्ट चुकाने में खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो ही बाकी लोगों को दे सकता है, अगर नहीं बचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। यही तो रिस्क है बिजनेस का। बात समझ में आ रहा है? मैं आपको दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये सब बहुत लोगों को पता है आई नो, बट जिनको कुछ नहीं पता मैं उनके लिए थोड़ा सा बोल देता हूँ, या जिनको थोड़ा सा आधा आधा आइडिया है, पूरा आइडिया नहीं है। देखिए ये बिजनेस का टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। अब आप मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लिक करिए, पेटीएम का डेटा मैंने ओपन किया। ये देखो सर रेवेन्यू से एक बहुत सिंपल सा आप लोग को पहले कॉस्टिंग, ये सब कॉस्टिंग में भी सिखाया जाता है, इकोनॉमिक्स में भी सिखाया जाता है। पहले पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो डजेंट मैटर, बट थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। पान वाला भी समझते हैं सर, पान वाला, आलू वाला, सब्जी वाला, सब समझते हैं ये सब बातें। बस हम लोग टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं, वो लोग टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहे। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। पेटीएम का बिजनेस और पान वाले का बिजनेस का स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है। सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? हाँ सर मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है, जहां बोलोगे वहां जाके डिबेट लड़ लूंगा लेकिन बात तो वही है सर, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस अपना जो भी रेवेन्यू कमाता है ना सर, जहां जो भी रेवेन्यू कमाता है उसमें से रॉ मटेरियल का खर्चा, पावर फ्यूल अगर है तो उसका खर्चा,
एम्प्लॉय का खर्चा माने जो सैलरी वगैरह पे कर रहा है उसका खर्चा, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, ऑपरेटिंग एंड दूसरा और भी कुछ अदर एक्सपेंसेस है तो उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू से अगर आप अपने एक्सपेंस को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? हेलो, प्लीज टेल मी। इसको बोलते हैं, और मैं थोड़ा सा क्लियरली बोलता हूँ, ये जो एक्सपेंसेस है ना, रॉ मटेरियल, पावर फ्यूल, एम्प्लॉय कॉस्ट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, इसको क्या बोलते हैं जानते हो? क्या बोलते हैं रे? दीज आर कॉल्ड वेरिएबल एक्सपेंसेस और वेरिएबल कॉस्ट। तो रेवेन्यू से जब ये सब वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है तो क्या मिलेगा? पागो तथा EVI TDA। ईबीआई टीडीए दिखाई दे भी रहा है इसका, है ना? ईबीआई टीडीए। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये जो ईबीआई टीडीए है ना, ये क्या है सर? सर ये ईबीआई टीडीए एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, आगे आगे इसका चर्चा और करूंगा सर, बस आपको एक छोटा सा चीज दिखा रहा हूँ। ये आपका पहला अर्निंग है। हाँ बोलो सर, बोलो। আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছিলাম যে আমাদের যেমন এই যে পড়িয়েছিল যে পার্সোনাল ইনকাম আর প্রাইভেট ইনকাম, ইবিটিআইডিটা ওরকমই তো, যেটা পার্সোনাল হলো যখন ট্যাক্স দিয়ে দেবো তখন ওটা প্রাইভেট হয়ে যাবে তো? ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখছো? না মানে আমার আগে পড়তে গিয়ে ওটাই মাথায়, আমি ওই জন্য জিজ্ঞেস করবো ভেবেছিলাম। না মানে পার্সোনাল বা প্রাইভেটের ব্যাপার না, মানে বেসিক্যালি দেখো, তুমি যেটা পার্সোনাল বা প্রাইভেট ভাবছো এগুলো ইকোনমিক প্যারামিটারে ভাবা যেতে পারে, বাট এখানে ফিনান্সিয়াল প্যারামিটারে আমরা এটাকে এইভাবে বলবো কি একটা বিজনেস, ঠিক আছে? তো সে যখন তার রেভিনিউটা সেল করে কামাচ্ছে, ঠিক আছে, প্রাইস ইনটু কোয়ান্টিটি করে, সেখান থেকে সে তার ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস গুলোকে মাইনাস করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, মাইনাস করে আমি একটা আর্নিং পেলাম, এই আর্নিংটা থেকে এবার আমাকে ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে হবে। তুমি কথাটা বুঝতে পারলে? এটাকে প্রাইভেট পার্সোনাল ভাবো না, এটা বিজনেসের ব্যাপার। এই যে ফিনান্সটা আমরা করছি এগুলো তো বিজনেসের জন্য, তাই না? তো বিজনেসে ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখা হয়, আমি যে আর্নিংটা করছি বিজনেসে, ঠিক আছে, এটা আমার পার্সোনাল ইনকাম নয়, কিন্তু পার্সোনাল ইনকাম পরে আসবে, মানে যেটা থাকবে কোম্পানি যে প্রফিটটা নিয়ে বাড়ি যাবে সেটা আরো পরে আসবে, এগুলো নিয়ে বাড়ি যেতে এক্ষুনি পারবে না। তুমি যে ও, পার্সোনালটা এইটা নিয়ে বাড়ি যেতে পারবে না, বাড়ি যাওয়ার যে টাকাটা সেটা সেটা আরো পরে আসবে, যেটাকে আমরা প্যাট বা নেট ইনকাম বলি। ঠিক আছে, পিবিটি বলবো, ঠিক আছে, আসছি। তো ফিনান্সে এগুলোকে বলা হয় ইনকাম স্টেটমেন্টের এক একটা ওয়ার্ডস, ঠিক আছে, যেমন ইবিআই টিডিএ, খুব ফেমাস ফিনান্সিয়াল ওয়ার্ড, এগুলো প্রচন্ড ফেমাস। মানে ফাইন্যান্সকে বুঝতে গেলে যে এটা বুঝবে না সে ফিনান্স কিচ্ছু বুঝবে না, মানে এগুলো বুঝতেই হবে, মানে ম্যান্ডেটরি, সবাইকে বুঝতে হবে। তো বেসিক্যালি ইবিআই টিডিএ মানে আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট, ট্যাক্স, ডিপ্রিসিয়েশন এন্ড অ্যামোর্টাইজেশন। এবারে অ্যামোর্টাইজেশন কিসের হয়? অ্যামোর্টাইজেশন গুডউইল এর হয়, পেটেন্টের হয়, কপিরাইটের হয়, মানে सिंपल, हर एक बिजनेस का अपना अपना गुडविल होता है। अब गुडविल टाइम के साथ साथ बढ़ता भी है घटता भी है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, नोकिया का गुडविल 2005 में और 2023 में इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? प्लीज टेल मी। आई होप आप सबको समझ में आ गया, है ना? एम्बेसडर का गुडविल 1990s में ज्यादा था कि 2023 में ज्यादा है? एम्बेसडर कार ऑब्वियसली। तो इसका मतलब यह है कि गुडविल घटता भी है, गुडविल बढ़ता भी है ना? आज अगर आपका मार्केट बहुत हाई है, जैसे आईफोन अभी टॉप लेवल है, लेकिन आईफोन से पहले ब्लैकबेरी का गुडविल हाई लेवल था, है ना? तब ब्लैक आईफोन नहीं, तब ब्लैकबेरी जिसके हाथ में होता था उनको लगता था कि मेरा स्टेटस हाई है। सो कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये एमोर्टाइजेशन एक्चुअली गुडविल, पेटेंट वगैरह का होता है, माने इंटेंजिबल बोलते हैं इसको। देखिए ये सब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं आपको बीच बीच में बोल रहा हूँ ना, ये सब बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है। तो जिनको थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए ना, वो बाद में मेरा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स क्लास कर सकते हो सर, क्योंकि फिनांस अकाउंट्स के ऊपर बेस करके ही होता है। इसीलिए वर्ड हमेशा से सुनना आप लोग कि अकाउंटिंग एंड फिनांस, ये वर्ड लगातार आता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग लैंग्वेज को यूज करना मैंडेटरी हो जाता है। जो लोग अकाउंट्स पढ़ के आए हो उनको थोड़ा ऑब्वियसली सुविधा मिलेगा, जो नहीं किए हैं वो बाद में अकाउंट्स का पढ़ने के बारे में जरूर सोच सकते हो। सिर्फ अकाउंट्स एटलीस्ट बेसिक एरिया बहुत एनफ। अच्छा देखो, मैं जिस पॉइंट पे बात कर रहा था,
ये जो प्रॉफिट एरिया आपका बन रहा है ना सर, ये प्रॉफिट से आपको सबसे पहले इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और मैं जब यहाँ पर क्लिक करूंगा ईबीआई टीडीए पे और उसके बाद पीबीआईटी पे, आप देखो ईबीआई टीडीए से डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस हुआ। पेटीएम का 2022 का डेटा देखो, पेटीएम ने 5262 करोड़ रेवेन्यू कमाया, उनमें से पेटीएम ने सारा खर्चा वगैरह ये सब खर्चा वगैरह माइनस करके पेटीएम के पास इतना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट बेसिकली नेगेटिव था पेटीएम का 2022 में, वहां से डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वगैरह भी माइनस हुआ। उसके बाद पेटीएम को पीबीआईटी मिला। क्या मिला सर? पीबीआईटी माने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर देखो आप यहाँ पर पीबीटी में मैं क्लिक करूंगा, ये देखो पेटीएम को इंटरेस्ट देना पड़ा सर, 41 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ा। ठीक है, उसके बाद पेटीएम को पीबीटी मिला। क्या मिला सर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से सरकार के घर में टैक्स दिया, फिर जाके पेटीएम को इनकम। अब मजा का बात ये सर कि पेटीएम जैसा बिजनेस को अभी भी ना प्रॉफिट नहीं हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, अभी भी नेगेटिव में चल रहा है। नेट इनकम अभी भी नेगेटिव में है, 1775 करोड़ अभी भी नेगेटिव में है। आप कोई दूसरा बिजनेस ले सकते हो, स्टेट बैंक ले लो, स्टेट बैंक देख लो आप। स्टेट बैंक का फाइनेंशियल डेटा चेक कर रहा हूँ, ये सब एक्सट्रैक्टेड डेटा है, जस्ट फॉर दी नॉलेज पर्पस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो रेवेन्यू, यहाँ से पेटीएम सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना अपना एक्सपेंस किया है 2023 में या 22 में, आप चेक करो। ठीक है, ये देखो स्टेट बैंक इतना कमाया 3,68,718 करोड़, 3,68,000, समझ रहे हो? मतलब अप्रोक्स 3.5 लाख करोड़ के ज्यादा रेवेन्यू कमाया। वहां से खर्चा माइनस करने के बाद स्टेट बैंक ने 2022 में 23 में करीब 70,000 करोड़ का प्रॉफिट बना। फिर यहाँ से स्टेट बैंक का भी इंटरेस्ट है, डिप्रिसिएशन है, उसको पहले माइनस किया मैंने फिक्स्ड एक्सपेंस को, फिर इंटरेस्ट भी माइनस किया। यहाँ पर इंटरेस्ट का डेटा है नहीं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली होता है। फिर जाके पेटीएम स्टेट बैंक को टैक्स देना पड़ेगा, तो स्टेट बैंक ने 16,000 करोड़ का टैक्स दिया। ये देखो 16,000 करोड़ का टैक्स, फिर जाके स्टेट बैंक को नेट इनकम देना। तो मैं आपको बस एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ, आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे ना एज ए कंपनी एज ए बिजनेस, सबसे पहले ना लोन का इंटरेस्ट, ये जैसे कि ये वाला पॉइंट, माने आपका प्रॉफिट जो भी होगा पहले आप इंटरेस्ट पे करोगे। जो आपको इस पॉइंट में पीबीआईटी इज योर फर्स्ट प्रॉफिट, बेसिकली डिप्रिसिएशन वगैरह को छोड़ने देखने से पहले इंटरेस्ट आपको सबसे पहले देना। अब किसी भी कंपनी का डेटा चेक करो आपको मिलेगा, मैं आपको वही चीज सिखा रहा हूँ सर। प्लीज ध्यान से देखो, जो रियल लाइफ में होता है मैं वही चीज आपको अभी कराऊंगा। तो अल्फा कंपनी का इक्विटी कैपिटल है 6 लाख का, बीटा है, बीटा कंपनी का है 3.5 लाख। ये दो कंपनी का नाम है, ये दोनों ब्रांड है। 12% डिवेंचर माने कंपनी ने लोन लिया था जिसका 12% इंटरेस्ट है। 4 लाख का डिवेंचर है, इसका 6.5 लाख का डिवेंचर मैंने कैपिटल के तौर पे लिया बट लोन है। ओके, आउटपुट पर एनम मैंने सेल कितना करता है, यूनिट दिया है 60,000 यूनिट, इसका 15,000 यूनिट। सेलिंग प्राइस भी दे दिया मैंने, पर यूनिट का दाम क्या है, जो भी प्रोडक्ट है आपका 30 रुपीज, इसका 250 रुपीज। फिक्स कॉस्ट पर एनम, कंपनी चलाने का एक फिक्स खर्चा होता है जैसे डिप्रिसिएशन रेंट वगैरह का, यहाँ पर बोला नहीं बट आपको डायरेक्टली बोल दिया फिक्स खर्चा है। अल्फा का है 7 लाख, बीटा का है 14 लाख। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माने ये जो आपका बिजनेस का जितना प्रोडक्ट है पर यूनिट के पीछे आपका 10% करके खर्चा हो जाता है। बीटा के केस में 75% करके 75 रुपीज करके। दे आस्क यू क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, दे आस्क यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग लेवरेज। अब इसके लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को समझा के रखा सर, डीओएल क्या होता है, डीएफएल क्या होता है, एज वेल एज डीसीएल क्या होता है। डीसीएल माने डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। बार बार बोल रहा हूँ, जिनका भी प्रीवियस क्लास मिस है प्लीज एक बार सुन लो सर, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल अल्फा कंपनी का एज वेल एज बीटा का। तो এখানে বল বল কি এখানে তো মেইনলি স্যার অপারেটিং এন্ড ফিনান্সিয়াল বের করলেই হয়ে যাবে, তো কম্বাইন তো স্যার দুটোকে ইনটু করলে কম্বাইন। एग्जैक्टली यस एग्जैक्टली, बहुत अच्छा बात किया आपने सोमपर, कि हम लोग अगर डीओएल और डीसीएल को कैलकुलेट कर लेंगे ना काम हो जाएगा। डीओएल एंड डीसीएल को कर लेंगे तो काम हो जाएगा, सॉरी डीएफएल।
बिकॉज कंबाइंड लेवरेज तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही हो जाता है, ये चीज भी सिखाया गया है। वेरी गुड। लेकिन कंबाइन का अलग फॉर्मूला भी होता है, जरूरी नहीं कि ऑलवेज आपको, हाँ संपद याद रखना, ऑलवेज क्वेश्चन में ऐसा डेटा नहीं होगा कि डीओएल और डीएफएल दोनों दे देगा और फिर आपको कंबाइन कैलकुलेट करना। नॉट ऑलवेज पॉसिबल। कभी कभी डायरेक्टली कंबाइंड लेवरेज भी कैलकुलेट करने बोल सकता है, देन इन दैट केस आपको कंबाइंड लेवरेज का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सो आगे आगे मैं सिखा दूंगा सारा चीजें, बट आप लोग प्लीज करेंटली प्लीज ना क्वेश्चंस पे फोकस करो कि कैसे मैं ये क्वेश्चंस को कराऊंगा। ठीक है, चलो सर, मैं थोड़ा धीरे धीरे करा रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। बहुत लोग सर अभी अभी स्टार्ट किया है फाइनेंस, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे स्पीड कर लूंगा। अच्छा, तो जैसे कि क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट क्या करना है सर, आपको ना अल्फा बीटा ऐसा करके लिख दो, अल्फा बीटा का एग्जांपल सॉल्व करूंगा, आंसर। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा सर, आप लोग एक काम करो, एक पर्टिकुलर बनाओ फॉर्मेट, बेसिकली एक छोटा सा ये सिंपल फॉर्मेट होते हैं, एक पर्टिकुलर और दो कंपनी का हेडिंग बना दो, अल्फा का एज वेल एज बीटा का। अब देखो क्या होता है, तो आप लोगों को ना सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखा के रखा। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने से कंट्रीब्यूशन आता है। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, ये पहले वाला लेक्चर्स में ही हुआ है। तो आप लोगों को सबसे पहले ना ये कैलकुलेट करना है सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कौन मुझे बताएगा कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा। मैं क्वेश्चन का डेटा फिर से शेयर किया आपको, प्लीज टेल मी क्या होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बोलो। कौन मुझे बताएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे होगा, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। ये चीजें मैंने आप लोगों को ये देखो, जैसे जब मैंने आप लोग कतो बोल बोल 12 लाख 12 লাখ 12 কি করে 12 হয়, আমি তোদেরকে এইখানেই শিখিয়েছিলাম লেভারেজের যখন বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করেছিলাম, এই যে सेल्स P इंटू क्यू सेल्स होता है, वेरिएबल कॉस्ट V इंटू क्यू, मैंने जितना भी आपका वेरिएबल कॉस्ट है क्वांटिटी साथ इंटू कर दो, कंट्रीब्यूशन क्या होता है Q इंटू P माइनस D करके आ जाता है। बट आपको सिंपल यहाँ पर बताना है कि सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट करके क्या आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। यस बोलो, किसी का तो जवाब मिले मुझे। सर 20 और 175। चलो सर, थैंक यू। ये देखो सर, डेटा है ना गिवन आपको, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया है, मैंने अल्फा कंपनी हो या बीटा कंपनी, जो भी प्रोडक्ट सेल करता है, ओके, जो भी प्रोडक्ट सेल करता है उसका पर यूनिट सेलिंग प्राइस है 30 और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है 10, तो 30 माइनस 10 इक्वल्स टू 20। इसका पर यूनिट सेलिंग प्राइस है 250 और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है 75, तो 250 माइनस 75। बोलो सर, बात समझ में आया? वेरी गुड था। বুঝতে পারা গেল সবাইকে? কন্ট্রিবিউশন পার ইউনিট কি করে বেরোলো এটা বোঝা গেল? 20 and 175। এরকম সাইলেন্ট আছে কেন সবাই, বুঝতে পারলো না নাকি? শালিনী, পূর্বা, রাহুল, নীল, क्लियर है? संपद बोलो सर। हेलो, কন্ট্রিবিউশন পার ইউনিট ক্যালকুলেশন ক্লিয়ার সবাইকে? স্যার আপনি ভেরিয়েবলটা আর সেটাকে নিলেন তো? হ্যাঁ सिंपल, ঠিক আছে। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है,
और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी गिवन है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर दी, और क्योंकि क्वेश्चंस में पर यूनिट डेटा गिवन है इसलिए पर यूनिट डेटा को ही कैलकुलेट कर ली, और जस्ट इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में आया। ठीक है, इसको होल नंबर में भी बोला जा सकता है, बट कैसे बोलेंगे वो मैं आपको दिखा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपका आउटपुट, मैंने सेल कितना करते हो आप। ठीक है, सेल कितना करते हो, कितना क्वांटिटी सेल होता है, आउटपुट कितना है या प्रोडक्शन कितना है। ठीक है, तो अगर 20 आपका पर यूनिट है, अब आउटपुट का डेटा भी क्वेश्चन में गिवन है। चलो कौन सा डेटा आउटपुट को बताता है, दिया हुआ है आउटपुट पर एनम। अल्फा कंपनी 60,000 यूनिट्स आउटपुट निकालते हैं, बीटा कंपनी 15,000 करते हैं। तो आउटपुट अल्फा में पुट कर दो 60,000, बीटा में पुट कर दो 15,000। सर आउटपुट कैलकुलेट करके क्या फायदा हुआ, मैंने आउटपुट तो गिवन था। अब पॉइंट सी में आप सिंपल कर दो, ये जो पॉइंट ए और बी है ना सर, ए इंटू बी कर दो। ए इंटू बी करके क्या मिलेगा सर, ए इंटू बी करके आपको कंट्रीब्यूशन होल नहीं मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन एज ए होल मिल जाएगा, उसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। मैंने ये पर यूनिट था, आप आउटपुट के साथ इंटू कर दोगे तो आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, मैंने बिजनेस करके आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 60,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 लाख। प्लीज थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मेरा तो कभी कभी गलत हो जाता है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। 15,000 इंटू 175 ये कितना होगा सर, 26,25,000। क्या मैं सही हूँ? স্যার আমি তখন এটাই বল তুই কন্ট্রিবিউশন বলছিস, আমি তো পার ইউনিট জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তুই পুরো কন্ট্রিবিউশন কেন বলছিস? না স্যার আমি ফুল কন্ট্রিবিউশনটা বলে দিয়েছি। আমি তো তোকে कंट्रीब्यूशन पर यूनिट জিজ্ঞেস করেছি, আমি তো তোকে कंट्रीब्यूशन জিজ্ঞেস করিনি। मैंने पूछा था पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना। ओके सर, वेरी गुड। अब आगे देखो, अब आपके क्वेश्चंस पे कंट्रीब्यूशन निकल गया। अब कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करना पड़ता है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, है ना, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। नाउ टेल मी, क्वेश्चन में क्या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट गिवन है? बिजनेस को ऑपरेट करने का जो फिक्स खर्चा है क्या वो गिवन है? স্যার ফিক্সড করা না আছে তো। ये देखो, फिक्स कॉस्ट पर एनम, एनम माने एनुअल। ओके, एनुअल फिक्स कॉस्ट अल्फा कंपनी का है 7 लाख, बीटा कंपनी का है 14 लाख। ठीक है, तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट यहाँ पुट कर दो 7 लाख, यहाँ पुट कर दो 14 लाख। सर कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को क्या करना है, কি করব, माइनस माइनस। थैंक यू, माइनस करने से क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे। कंट्रीब्यूशन को आप ईडीआई टीडीए भी बोल सकते हो, यानी ये जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे थे, दिस वन, ये जो रेवेन्यू से सारा खर्चा माइनस कर दिए तो क्या मिला, ईबीआई टीडीए मिला था। अब ईबीआई टीडीए से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो पीबीआईटी मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको कंट्रीब्यूशन बोल दिए, एक ही चीज है सर, एक ही चीज है, ये सब पहले पढ़ा हुआ है मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अभी अभी हम लोगों को ईबीआई टीडीए नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को गिवन था डेटा तो पुट कर दिए फिक्स कॉस्ट का, तो 7 लाख इधर और 14 लाख इधर, तो हमें मिल जाएगा ईबीआईटी। ईबीआईटी का फुल फॉर्म लिख लो जिनको पता नहीं है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मैंने अभी भी लोन का इंटरेस्ट पे नहीं हुआ और सरकार को टैक्स नहीं दिया गया, उससे पहले का अर्निंग, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, कितना है, पी माइनस डी करके मिल जाए, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस करो मिल जाए। तो 12 लाख से 7 लाख 5 लाख, और 26 लाख 25,000 से 14 लाख माइनस करो, कितना मिलेगा, 12 लाख 25,000। 12,25,000। चलो ये हो गया ईबीआईटी, लेकिन अभी बहुत कम बाकी है सर,
अभी बहुत कम बाकी है। ये जो कंपनी जिस तरह से एनालिसिस करते हैं हम लोग कम से कम ईपीएस तक जाएंगे। डीपीएस अभी जरूरी नहीं है, ये डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है, बाद में सिखाऊंगा, बट एटलीस्ट ईपीएस तक तो जाना पड़ेगा। ऐसे इस क्वेश्चन में ईपीएस पूछा नहीं है, ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पे ईपीएस बोलेगा तो ईपीएस कर लेंगे, पर एटलीस्ट नेट इनकम तक तो पहुंच जाए सर, ठीक है। और डीओएल डीएफएल कैलकुलेशन कर लें, ए बी सी डी ई तक आए, तब एफ पॉइंट में क्या करेंगे सर? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस देना है। कंपनी जो भी लोन वगैरह लिया था उसका इंटरेस्ट भरना है। कितना भरेंगे सर बोलो? अल्फा कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करेगा और बीटा कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करेगा? सबसे पहले तो ये ढूंढो सर, लोन क्या है 48,000 सर? देखो मैं आप लोगों को क्या बोला था, डिवेंचर माने लोन, ठीक है। तो अल्फा का 4 लाख का डिवेंचर है। डिवेंचर क्या होता है सर? डिवेंचर कंपनी का, कंपनी के लिए लोन होता है, कंपनी ने लोन लिया है, ठीक है। 12% डिवेंचर का मतलब है कि कंपनी ने 4 लाख का लोन लिया है जिसका सूद है, इंटरेस्ट है 12%, इसका इंटरेस्ट है 12%। क्या सर हम लोग मार्केट से डिवेंचर परचेस कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। 48 हाँ बोलो। 70,000। यस सर, 48,000 एंड 78,000, वेरी गुड सर। सर हम लोग भी इसी तरह का कंपनी का डिवेंचर वगैरह रियल लाइफ में परचेज कर सकते हैं। जैसे शेयर परचेज करते हैं वैसा कंपनी का डिवेंचर भी परचेज किया जा सकता है, मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा तो फिलहाल आप कर लो, क्वेश्चन कर लो, नहीं तो दुनिया का ज्ञान मिल जाएगा, क्वेश्चन बाकी रह जाएगा। तो 48,000 ना कैसे मिला? 12% ऑफ 4 लाख, वहां से मिला सर। और इधर कितना हो जाएगा? 12% ऑफ 6,50,000, तो इसका हो जाएगा 78,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। अब सरकार ने मतलब कंपनी ने इंटरेस्ट दे दिया। अब इंटरेस्ट देने के बाद, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज, ठीक है। टैक्स का कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में बोला नहीं है। कुछ बोला है क्या टैक्स के बारे में? हाँ सर, इज देयर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्सेशन? कि कंपनी ने इतना टैक्स दिया है, इतना टैक्स भरा है, ऐसा कुछ बोला है क्वेश्चन में? कुछ बोला नहीं है। तो जब बोला नहीं है तो दिमाग क्यों लगाना? हाँ, जब बोला नहीं है तो दिमाग नहीं लगाना है। जो मेन मेन चीजें आइडेंटिफाई मतलब कैलकुलेट करना था हो गया। एफ तक कैलकुलेशन हो गया ना सर। अब जी एच में हमारा जो मेन आंसर है वो मिल जाए। देखो अब जी में क्या करना है, जी में आपको पीबीटी मिल जाएगा। पीबीटी कैसे मिलता है? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो पीबीटी, ये रहा पीबीटी। कैसे मिलेगा? पीबीआईटी से। पीबीआईटी माने ईबीआईटी का ही और दूसरा नाम मेरे को, ईबीआईटी से इंटरेस्ट चला गया, सरकार को इंटरेस्ट, सरकार को नहीं बैंक को इंटरेस्ट दे देंगे तो क्या बचेगा? पीबीटी। पीबीटी का ही दूसरा नाम है ईबीटी, माने पी फॉर प्रॉफिट, ई फॉर अर्निंग। इसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। कोई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं तो कोई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं, कोई प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं तो कोई अर्निंग बिफोर टैक्स कहते हैं। ये रियल लाइफ प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। तो पीबीटी कैसे आएगा? सिंपल है सर, ई माइनस एफ कर लो, ई पॉइंट माइनस एफ पॉइंट। ठीक जैसे मैंने किया ना, आप लोग भी ऐसे ही करना चाहिए। इस ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे ना बड़े से बड़े क्वेश्चंस का प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता है। ई माइनस एफ करके क्या मिलेगा? अल्फा का प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कत হয়েছে রে? अल्फा का 452 আর 1147 4,52,000 and 11,47,000। थैंक यू सर। अब क्या करना है सर? सर अब हमें डीओएल मिल जाएगा। सर डीओएल का फॉर्मूला मैंने प्रीवियसली करा दिया। 2.4 2.14 फॉर्मूला बताओ पहले, डीओएल का फॉर्मूला contribution by EBIT
कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, थैंक यू सर। ये सब पहले ही कंप्लीट करा दिया था सर, प्रीवियस क्लास इसी सब चीजों में हुआ है। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। अब ना क्वेश्चन इज दैट सर कंट्रीब्यूशन किस पॉइंट में मिला है? कंट्रीब्यूशन इज सी पॉइंट, है ना? सी पॉइंट में कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। ईबीआईटी कहाँ मिला है सर? ईबीआईटी कहाँ मिला है? ई पॉइंट में। तो सी बाई ई करना है, सी बाई ई करोगे तो मिल जाएगा सी बाई ई। चलो बताओ अल्फा का कितना बोला था? 2.4 2.4 और 2.14। 2.14, थैंक यू सर। करके देख लो, 12 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख करके देख लो, और 26,25,000 डिवाइडेड बाई 12,25,000 करके देख लो, आ जाएगा ये मान सर। 2.4 भी आ जाएगा, 2.14 भी आ जाएगा, चेक कर लो सर। GHI, आई में क्या करना है? DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इसका क्या फॉर्मूला होता है? EPS টা স্যার। only EPS? আর্নিং পার শেয়ার মানে যেটা আপনার ওই নাম্বার অফ টোটাल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। लेकिन करेंटली हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन DFL के लिए? স্যার এই ইবিটি টা হবে ডিভাইডেড বাই যা শেয়ার আছে সেটা হয়ে যাবে। EBIT डिवाइडेड बाय शेयर? স্যার ইবিটি EBIT बाय PBT ना, EBIT बाय PBT। ये देखो सर, DFL का जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कशन किया था। ये देखो DOL का फॉर्मूला क्या था? DOL 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 यहाँ पर EPS DFL। ये देखो सर, आप लोगों ने सारा लिखा के रखा था, DTL यहाँ से, और इसके बाद मैंने आप लोगों को EPS, ये ना DOL का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। और इसके बाद मैंने आप लोगों को DFL भी कंप्लीट करवाया था क्या? नहीं करवाया था? अच्छा, DFL कंप्लीट नहीं करवाया, इसीलिए आप लोग गलत कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, मैंने एक्चुअली DFL के बारे में लिखा है नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी लिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? EBIT बाई PBT होता है DFL, ठीक है? EBIT बाई सर PBT। 1.10 1.06। ओए ठीक से बोल, गलत बोला। EBIT बाई PBT, EBIT कौन सा पॉइंट डिनोट कर रहा है? पॉइंट E। और PBT कौन सा पॉइंट डिनोट कर रहा है? पॉइंट G। E बाई G करने से आएगा, E बाई G। ठीक से बोल संपर्क। 1 पॉइंट, आई थिंक 1.11 होगा सर। EBIT 5 लाख है और प्रॉफिट 4,52,000 है, करके देख लो। सर यहाँ 1.106 মতন আসছে ওটাকে। तो 1.106 का माने क्या है? 0.0 के बाद 6 है, माने 1 है ना। 4 लाख क्या डेटा है सर? 5 लाख डिवाइडेड बाई 4,52,000। चलो देख लेते हैं, 5 लाख डिवाइडेड बाई 4,52,000। 1 पॉइंट, एक सेकेंड, 1.106 माने 1.11, ठीक है? 1.11, ओके। और दूसरे वाले का, बीटा का 12,25,000 डिवाइडेड बाई PBT कितना है? 11,47,000। तो ये करके आ जाएगा आपका 1.07, 1.07, ठीक है? अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सा तरीका सिखाता हूँ। GHIJ के अंदर J में हमें कैलकुलेट करना है, एक और इंफॉर्मेशन से हमें पूछा गया था। DOL हो गया, DFL हो गया, ये रहा DFL, और एक चीज पूछा गया था क्वेश्चंस में, कंबाइंड लिवरेज, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं सर प्यार से DCL। क्या कहते हैं सर? DCL। और इसका और एक नाम भी है, DTL भी कहते हैं। इसका मतलब होता है C बाई जी। C बाई जी माने फॉर्मूला वाइज अगर देखो तो कंट्रीब्यूशन बाय, सॉरी,
कंट्रीब्यूशन सी, कंट्रीब्यूशन है ना सी में, कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी। ठीक है, अगर तुम फॉर्मूला वाइज देखोगे तो कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी, आप ऐसा करके भी आंसर आ जाएगा, या फिर डीओएल के साथ डीएफएल को इंटू करके तो भी आ जाएगा। अब मेरा बात मानो, सी बाई जी करके देखो, जो आंसर आएगा डीओएल और डीएफएल को इंटू करो तो सेम आंसर आएगा। क्या आप लोग ट्राई करोगे सर? कंट्रीब्यूशन माने 12 लाख डिवाइडेड बाई 4,52,000, ये करके देखो, और 2.4 के साथ 1.11 को इंटू करके देखो, और प्लीज मुझे बताओ कि क्या सेम जवाब आ रहा है। सर आंसर मेरा आएगा 2.65 सर अल्फा का, और बीटा का आएगा 2.29। आप सी बाई जी करके भी देखो और डीओएल के साथ डीएफएल को इंटू करके भी देखो तो भी आएगा। माने ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ अगर आप लोग फाइनेंशियल लेवरेज को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ अगर फाइनेंशियल लेवरेज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा सर। क्या आप लोगों ने किया? করেছে সবাই? হ্যাঁ স্যার। এসছে দুটোতেই এসছে সবাইকে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা রাহুল, পূর্বা সবাই কি করেছে? হ্যাঁ স্যার। হয়েছে তো? सी बाई जी করে আর মাল্টিপ্লাই করে। ওকে, নীল, শালিনী, इन लोगों का भी जवाब। নীল আর শালিনীর আওয়াজ পাচ্ছি না। নীল করেছিস? शालिनी? ओके सर, अगर कर रहे हो तो जवाब जरूर दे दिया करो। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लिया करो। ठीक है सर, मैंने आप लोगों को ना जस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया, एक आइडिया दिया कि फाइनेंशियल लेवरेज से कैसे सवाल का जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो डेटा गिवन था हमें क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, और ये सब डेटा से जस्ट एग्जैक्टली वही हुआ है जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट एनालिसिस में भी, इसको हम लोग एक्चुअली स्टॉक मार्केट में इसको क्या कहते हैं जानते हो सर? स्टॉक मार्केट में हम लोग इसको फंडामेंटल कहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। जब किसी कंपनी के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में एनालिसिस किया जाता है कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, कंपनी रिस्की कितना है, ठीक है, शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब हम लोग उसका फाइनेंशियल डेटा को चेक करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल डेटा को चेक करके हम लोग कंपनी के बारे में आइडिया ले सकते हैं कि कंपनी रिस्की कितना है, लेस रिस्की है कि हाई रिस्की है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अभी तो बस पार्टी शुरू हुआ है सर, अभी कुछ नहीं हुआ, अब तो बेसिक बातें चल रही है। जो क्वेश्चंस मैंने करवाया एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन था, अब आगे आगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने से पहले लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका लेवल बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझ पाओगे कंपनी लेवल में कि कैसे एक कंपनी का रिस्क एनालिसिस होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा हूँ, है ना? क्वेश्चन क्या चल रहा है बोलो कि सर, एक कॉमन क्वेश्चन होना चाहिए स्टूडेंट के मन में कि सर ये जो डीओएल हम लोगों ने निकाला, ठीक है, डीओएल आया, डीएफएल आया, डीटीएल आया, ठीक है, इसका क्या मतलब है सर, है ना? ये देख के एक बंदा कंपनी के बारे में क्या एनालिसिस निकाल सकता? व्हाट शुड बी योर एनालिसिस अबाउट द कंपनी डिपेंडिंग ऑन द डीओएल, डीएफएल, डीटीएल। ओके, मैंने आपको ये सब भी मैंने बता दिया था, ये सब भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। मैं बताऊं एक बार फिर से? ডিওএল হাই পাওয়া মানে তো ফিক্সড কস্ট বেশি, তাই জন্য ডিওএল হাই আসছে। मैंने कंपनी का फिक्स एक्सपेंसेस के कारण उसका डीओएल जनरेट होता है। अगर कंपनी का फिक्स एक्सपेंसेस हाई है तो डीओएल हाई होगा, अगर कंपनी का फाइनेंशियल एक्सपेंस ज्यादा है तो डीएफएल हाई होगा, और कंपनी का मतलब दोनों যদি ইন্টারেস্ট বেশি দিতে হয় তাহলে ডিএফএল হাই হয়ে যাবে। एग्जैक्टली और इसके ऊपर बेस करके आपको मैंने क्या लिखा था, चलो मैं वापस बेसिक्स में जाता हूँ। ठीक है, अब फिर से ये क्वेश्चन ना जस्ट एक डेमो था, ये क्वेश्चन जस्ट एक डेमो था, अभी भी ना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। जब मैं आप लोगों को डीओएल लिखा था, डीओएल का कॉन्सेप्ट बताया था प्रीवियस क्लास में, तब मैं क्या लिखा है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स द इलास्टिसिटी ऑफ ईबीआईपी विद रेस्पेक्ट टू क्यू। क्यू माने सेल्स,
मैंने आप लोगों को क्या बताया था सर? मैं ये बताया था, एक्चुअली मैं नहीं बता रहा हूँ, फाइनेंस आपको क्या सिखा रहा है, मैं तो जरिया हूँ। अब बात क्यों समझो कि आपको बिजनेस का ईबीआईटी को समझना है, माने एक कंपनी कितना प्रॉफिट कमा सकता है, माने कंपनी का प्रॉफिट कितना, इलास्टिसिटी का क्या माने होता है? इलास्टिसिटी माने बढ़ना गिरना, माने इलास्टिसिटी क्या होता है सर? ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इलास्टिसिटी माने जो चीज बढ़ता भी है घटता भी है, बढ़ता भी है घटता भी है, जैसे जस्ट लाइक अ गर्डर इलास्टिक होता है ना, जैसे। तो इलास्टिक जैसे बढ़ता घटता है, वैसा ही एक कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ेगा या घटेगा डिपेंडिंग ऑन द सेल्स। आप लोगों को पता ही है, हर बिजनेस का सेल्स डिपेंड करता है उसके, प्रॉफिट डिपेंड करता है उसके सेल से। सेल अगर बढ़ता है तो चांसेस इज हाई कि मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और डिपेंडिंग ऑन दी खर्चा का भी मैटर होता है। जैसे आपको एक चीज देखिए, ये किसका डेटा है देखो, ये डेटा किसका है? ये पेटीएम का डेटा, ठीक है। अच्छा मैं आईटीसी ले लूं, पेटीएम का अभी प्रॉफिट नहीं आया ना, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी ले लिया आईटीसी, सुपर डुपर प्रॉफिटेबल कंपनी, 100 साल से भी ज्यादा पुराना कंपनी है। जस्ट लुक एट, थोड़ा देखो कंपनी का रेवेन्यू, देखो 2021 में देखो 51,000 करोड़ का रेवेन्यू था। ईबीआईटी देखो 17,900, मतलब 18,000 करोड़ का अप्रॉक्स। कंपनी का सेल बड़ा है तो देखो प्रॉफिट भी बड़ा है, बड़ा है कि नहीं बड़ा? हेलो, रेवेन्यू बड़ा है तो प्रॉफिट भी बड़ा है कि नहीं बड़ा है? इंक्रीज हुआ है ना प्रॉफिट। अच्छा ये जरूरी नहीं कि ऑलवेज ऐसा होगा, कई बार ऐसे भी होते हैं सर, सेल तो बढ़ता है बट प्रॉफिट उसके हिसाब से नहीं बढ़ता है, अगर खर्चा बढ़ गया तो। बीच का जो खर्चा है ना, एक्सपेंसेस, कई बार सेल जनरेट करने के लिए एक्सपेंस भी करना पड़ता है। पेटीएम वगैरह का ये हालत है सर। ये देखो पेटीएम का, मैं आपको दिखाता हूँ। पेटीएम का हालत देखो, 2021 में पेटीएम कितना सेल किया था, रेवेन्यू जनरेट किया था 3,187, ठीक है। तो 3,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, नेगेटिव हुआ था, ठीक है। 1482 करोड़ का नेगेटिव प्रॉफिट था। नेगेटिव प्रॉफिट माने, नेगेटिव प्रॉफिट माने लॉस ना, प्रॉफिट नेगेटिव है माने लॉस। सर 2022 में कंपनी ने 5,200 करोड़ का रेवेन्यू किया, मैंने सेल इंक्रीज किया, बट प्रॉफिट देखो और नेगेटिव हो गया। सर विच इज हायर, 1482 करोड़ इज ज्यादा कि 2095 करोड़ इज ज्यादा? कौन ज्यादा है? मैंने प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट वाइज विच इज बेटर, दिस वन और दिस वन? बोलो सर, चुप ना रहो। 2,000 करोड़ नेगेटिव प्रॉफिट अच्छा है कि 1,400 करोड़ नेगेटिव प्रॉफिट अच्छा है? तो 2,000। मार खाएगा रे, सामने रहता ना, 1400 अरे तेरी, ये सामने मेरे रहता, को सामने रहता ना, मैं मतलब गरम रॉड से मार देता हूँ। तुम लोग ना माता बचपन वाला, अच्छा 2,000 কোটি तो টাকার সেলটা লস ভালো বেড়েছে তো না? ওই জন্য বললাম। 2,000 কোটি টাকার লস ভালো না 1,400 কোটি টাকার লস ভালো? আরে সেইটাই 1,400 টাকা লস ভালো, তো আমি ভালো কমটাই ঠিক জিজ্ঞেস আছে। করেছি, আমি কি খারাপ জিজ্ঞেস করেছি? मैंने क्या खराब पूछा? मैंने पूछा না कि না স্যার, कंपनी, আমি আসলে সেলটা বেড়েছে তো। मैंने प्रॉफिट पूछा, मैंने पूछा कि विच इज बेटर फॉर द कंपनी। मैंने पेटीएम किसमें ज्यादा खुश होगा कि उसका 2,000 करोड़ का लॉस हुआ है, उसका 1,400 करोड़ का लॉस हुआ? तो ऑब्वियसली वो 1,400 करोड़ के लॉस में ज्यादा खुशी होंगे कंपेयर टू 2,000 करोड़ का लॉस। लेकिन आप एक चीज देखा, रेवेन्यू बड़ा है बट फिर भी देखो कंपनी का, আচ্ছা আমি ওইটা, তো 2,000 কোটি টাকা রিভিনিউ বেড়েছে, সেই হিসাবে 700 কোটি টাকা লস বেড়েছে, সেটাই বলছি। बिकॉज ये क्यों हुआ है, बिकॉज इन एक्सपेंसेस बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक्सपेंस बढ़ने के कारण होता है। अगर खर्चा बढ़ जाएगा ना तो ऐसा होता है। तो ये भी देखना पड़ेगा, नॉट ऑलवेज कि रेवेन्यू बढ़ा है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जैसे कि आपने आईटीसी में देखा, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, बट नॉट इन एवरी केस।
ठीक है सर, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नॉट इन एवरी केस। तो डीओएल क्या सिखाता है? डीओएल ये सिखाता है कि आपका सेल्स के ऊपर डिपेंड करके ईबीआईटी कितना चेंज हो। तो जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि अगर कभी आपका आंसर डीओएल 3 आता है, इट मींस दैट इफ सेल्स चेंज बाय 1%, अगर सेल 1% में चेंज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। चेंज माने दोनों होता है, चेंज माने दोनों होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इफ सेल्स चेंज बाय 1% पॉजिटिव और नेगेटिव, ईबीआईटी विल चेंज बाय 3% इन द सेम डायरेक्शन। माने अगर सेल इंक्रीज करेगा तो ईबीआईटी इंक्रीज करेगा, सेल डिक्रीज करेगा तो ईबीआईटी डिक्रीज करेगा। तो एग्जैक्टली डीओएल 3 का ये मतलब। सिमिलरली जैसे हम लोग अभी जो क्वेश्चंस को सॉल्व किए, हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चंस को सॉल्व किए उसमें डीओएल का क्या वैल्यू निकाला सर? 2.4। दैट मींस इफ सेल्स चेंज बाय 2.4%, sorry, sales change by 1%, then revenue will change by, sorry, EBIT will change by 2.4%. सेल के 1% परिवर्तन में प्रॉफिट में कितना परिवर्तन होगा, ये ड्यूएल दर्शाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। बोलो, बात समझ में आ रहा है? बिजनेस में फिक्स खर्चा जितना ज्यादा होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज उतना ज्यादा होता है। किसी भी बिजनेस में अगर फिक्स खर्चा माने डिप्रिसिएशन हाई है, रेंट वगैरह हाई है, ठीक है, माने ऑपरेट करने का खर्चा हाई है, तो ऑपरेटिंग रिस्क हाई हो जाता है। और ऑपरेटिंग रिस्क हाई होने में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कभी भी नेगेटिव सेल्स हो जाता है ना, तो बहुत जोर का झटका है, धीरे से नहीं लगेगा, जोर का झटका जोर में ही लगेगा। ठीक है, अब गाना याद आ गया होगा आप लोगों को कि जोर का झटका धीरे से लगे। हाँ, बट जोर का झटका यहाँ धीरे नहीं लगता है सर, जोर का झटका जोर में ही लगता है। एक कंपनी का नाम बताऊं आपको, कोई एयरलाइंस कंपनी उठा लो सर, जैसे जेट एयरवेज, इसका फाइनेंस चेक करो। इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतना हाई के कारण, ठीक है, ये देखो सर, इसका मेन प्रॉब्लम ना ऑपरेटिंग लेवल में है। ये अगर आप 2000 थोड़ा सा पुराना डेटा चेक करोगे 2020 के बाद, एक्चुअली 2019 के बाद जेट एयरवेज का फ्लाइट आसमान में नहीं उड़ता है सर। जेट का हवाई बंद हो गया है, जेट अभी हवाई में नहीं दिखता आपको। बोल रहा है वापस स्टार्ट करेगा, बिजनेस अभी बंद नहीं हुआ है, बिजनेस ओपन है, बट ऑपरेशन बंद है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग खर्चा है ना, ये बहुत ही मुश्किल का हो रहा है इनको, इनका बहुत मुश्किल हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत हाई है सर। ये आप देखो, यहाँ पर आप ईबीआईटीटीए में क्लिक करो या पीबीआईटी में डेप्रिसिएशन वगैरह देखो, एसेट का डेप्रिसिएशन भी हाई है और ऑपरेट करने का जो फिक्स खर्चा है ना वो भी बड़ा हाई है। और ये रीजन है कि ये बिजनेस को चलाने में बड़ा मुश्किल में पड़ जा रहा है। ये एयरलाइंस इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, एयरलाइंस इंडस्ट्री जेटेर का। तो वर्किंग कैपिटल ही नहीं, চালাবে কোথা থেকে? वही तो, वर्किंग कैपिटल कहाँ से चला गया सर? वही फिक्स एक्सपेंस को यूज करते करते फिक्स एक्सपेंस इतना ज्यादा हो गया कि कैपिटल का ही कमती पड़ गया। लास्ट में 2019 में डिसाइड किया, अमृतसर से दिल्ली का एक फ्लाइट था, लास्ट फ्लाइट अमृतसर टू दिल्ली, बस तब से जो बंद हुआ है चालू नहीं हुआ है। और तो बेसिकली इनका ऑपरेटिंग लिवरेज में ही प्रॉब्लम हो गया है। माने फाइनेंशियल लेवल में तो जाना और भी दूर की बात है, फाइनेंशियल लेवल में जाना तो और दूर की बात है, ऑपरेटिंग लेवल में ही प्रॉब्लम में आ गया। तो ये क्या किया कि फर्दर लॉस खा के मर जाने से उन्होंने सोचा कि अभी बिजनेस को बंद करते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर कोई कैपिटल जुगाड़ हो जाए समय के साथ साथ वापस आएंगे, ऐसा सोच है। अब आगे देखो क्या होता है। तो ऐसे ही इंडस्ट्रियल लेवल में हमारे देश में प्रॉब्लम, एयरलाइंस लेवल में प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट प्रैक्टिकली कुछ आइडिया देने का कोशिश किया कि जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं सर, सब रियल लाइफ है, सब रियल लाइफ है। आप सीखोगे तो इसको रियल लाइफ चेक करो, और वही हमारा क्लास का उद्देश्य भी होता है। चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट के लिए पढ़ रहे हो, सीएमए के लिए पढ़ रहे हो, सीएस के लिए पढ़ रहे हो, एज वेल एज एमबीए फाइनेंस के लिए पढ़ रहे हो, आप सीखो, क्योंकि कंपनी में जाके आपको यही चेक करवाएगा, ठीक है, कि आप कंपनी के फाइनेंस के बारे में क्या जानते हो, क्या समझते हो। ठीक है सर, ओके सर।
आगे आगे क्वेश्चंस तो और होगा, बट अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट है सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, जिसके ऊपर मैंने बताया। फाइनेंशियल लिवरेज क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज ईवीआईटी से लेकर ईपीएस तक का जर्नी बताता है। ईवीआईटी से ईपीएस का जर्नी बताता है। माने एक बिजनेस अपना जब प्रॉफिट करना चालू करता है ना, दिस एरिया ईपीआईटी, यहां से लेके ईपीएस माने अर्निंग पर शेयर, माने एक एक शेयर होल्डर कितना इनकम करेगा। आप अर्न करोगे, फिर नंबर ऑफ, वहां से नेट इनकम होगा। नेट इनकम को जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं ना, तब हमें अर्निंग पर शेयर मिलता है। और जिसका अर्निंग पर शेयर जितना हाई होता है, वो कंपनी में शेयर होल्डर उतना खुश होते हैं, भाई इस कंपनी में पैसा लगा के हमें पैसा मिला है। तो कंपनी इनकम करेगा तभी ना ईपीएस प्रॉफिटेबल होगा। जैसे आप आईटीसी का ईपीएस देखो, जेट का ईपीएस देखो, सब नेगेटिव में है, देख रहे हैं सर? 250 नेगेटिव, 487 नेगेटिव। अरे कंपनी जब लॉस में है तो शेयर होल्डर भी लॉस में ही जाएगा। सिंपल बात है ना। स्टेट बैंक का ईपीएस देखो, स्टेट बैंक का देखो सर, स्टेट बैंक अच्छा अर्निंग पर शेयर जनरेट करके देता है अपने शेयर होल्डर में। 35, 56 अच्छा खासा है, अर्निंग पर शेयर इज हाई। मैं बाद में इसका और भी स्टॉक मार्केट लेवल एनालिसिस दे दूंगा, बट आपको जस्ट बेसिक्स आइडिया दिया। तो बेसिकली फाइनेंशियल लेवरेज क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से ईपीएस तक का जर्नी ये सिखाता है। इसका फॉर्मूला ऐसा है, ईपीएस का फॉर्मूला ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी माने टैक्स, माइनस डीपी माने प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना होता है। इस तरह से आपको मिल जाएगा। डीएफएल, जैसे हमारे क्वेश्चन में डीएफएल का भी जवाब मिला है, तो अगर क्वेश्चन में डीएफएल जो भी वैल्यू आता है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था कि if DFL equals to 2, it means that if EBIT change by 1%, EPS will change by 2%. अगर बिजनेस में मेरा प्रॉफिट 1% में बदलते हैं, तो मेरा शेयर होल्डर का अर्निंग 2% में बदल जाएगा। अगर बिजनेस में डीएफएल 2 है, सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। ये होता है रिस्क एनालिसिस। और बिजनेस में इंटरेस्ट हाई रहेगा तो डीएफएल भी हाई होगा। जिस बिजनेस का इंटरेस्ट हाई है उसका फाइनेंशियल लेवरेज भी हाई है। हाई फाइनेंशियल लेवरेज का एग्जांपल रियल लाइफ में अदानी ले सकते हो। अदानी का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा हाई फाइनेंशियल लेवरेज वाला है, अदानी एंटरप्राइज या अदानी पोर्ट। इसके बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा लोन देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट भी बहुत हाई होता है। ऑब्वियसली लोन ज्यादा है तो इंटरेस्ट भी हाई होगा। आप अगर इसका बैलेंस शीट में जाओगे ना, तो आपको पूरा एकदम लोन का डेटा दिख जाएगा। हाई लोन है, इंटरेस्ट भी हाई है, रिस्की है बट अच्छा प्रॉफिट देता है, रिस्की है बट प्रॉफिट देता है। समझ रहे हो सर? जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को ये सब डेटा एक बार बता दिया कि फाइनेंशियल लेवरेज का क्या मतलब होता है, ऑपरेटिंग का क्या मतलब होता है, और डीटीएल, डीटीएल मैंने दोनों मिला के, यानी ऑपरेटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल दोनों को मिला के आपका टोटल रिस्क क्या है, ये होता है डीटीएल। तो डीटीएल को क्या बोलते हैं? सेल से लेके ईपीएस तक का जर्नी, यानी रेवेन्यू से लेके ईपीएस तक का जर्नी, वो डीटीएल दर्शाता है। जैसे डीटीएल 6 माने इफ sales change by 1%, then earning per share will change by 6%. If sales change by 1%, then earning per share will change by 6%. ये होता है डीटीएल का कॉन्सेप्ट। अब इसी तरह से मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूला भी बताया था लास्ट क्लास में, और एक क्वेश्चन दिया। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे साथ साथ। सेलिंग प्राइस 200 था, बाकी जिनका भी प्रीवियस क्लास में से एक बार देख लो तो कनेक्टेड हो जाओगे। सेलिंग प्राइस 200 दिया था, वेरिएबल कॉस्ट 60% था, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट 40,000 था, कैलकुलेट DOL इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20,000 यूनिट्स। ये क्वेश्चन मैंने दिया था। चौथा ने तो कर लिया, बाकी किसी ने नहीं किया ना। चलो बाकी लोग मेरे साथ कर लो सर, बाकी लोग मेरे साथ कर लो। कैसे करना है ऐसा, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है सर, ये सब स्मॉल लेवल क्वेश्चन है, थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्वेश्चन, एक बार मैं वापस बताता हूँ सर, ध्यान से सुनो। सेलिंग प्राइस है 200, वेरिएबल कॉस्ट है 60%, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है 40,000 यूनिट्स,
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20,000 यूनिट्स का है। अब आपको ये समझना है कि सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है ना? चलो बता दे। আচ্ছা সবাই বুঝতে পারছেন তো? যাদের লাস্ট ক্লাসটা হয়নি একটু হয়তো অসুবিধা হবে। রাহুল বুঝতে পারছে? রাহুলের একটু অসুবিধা মেবি হতে পারে। না স্যার ঠিক আছে, আমি সবাই দুপুরবেলা তো দেখলাম, অনেকটা কনসেপ্টটা মাথায় আসছে। আচ্ছা তাহলে খুব ভালো করেছিস, থ্যাংক ইউ। तो सेलिंग प्राइस 200, वेरिएबल कॉस्ट मैं लिख लेता हूँ। सेल प्राइस 200 है, प्रोडक्ट का सेल प्राइस जो है वो 200 है। वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू 60%, ठीक है। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट 40,000 यूनिट्स, यानी इतना सेल करने से ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब है? ब्रेक इवन पॉइंट माने नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, स्टार्टिंग में, उसके बाद उसका एक ही टारगेट होता है कि मैं ब्रेक इवन कब पहुंचूं। When a company reach a break even point, that point is called no profit no loss situations। अगर आप एक बार स्टार्ट करने के टाइम पे आप नेगेटिव रहते क्योंकि आपने जो भी इन्वेस्ट वगैरह किया ना ये सब नेगेटिव में है। अब जैसे जैसे आपका सेल बढ़ेगा, आपका जो भी पैसा मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया वो थोड़ा वो तो वापस आएगा, फिर आप ब्रेक इवन पे पहुंचो। तो 40,000 यूनिट सेल करने से आप ब्रेक इवन में पहुंचो। दैट इज द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट। नाउ कैलकुलेट करने बोला है DOL if margin of safety equals to 20,000 units। तो सबसे पहले ना मैं लास्ट दिन सिखाया था आपको क्यू स्टार का कॉन्सेप्ट। क्यू स्टार क्या होता है? तथा क्यू स्टार की হয় ইউজটা তোমার যেখানে ওটাই ব্রেক ইভেন ইভিআইপিটা নর্মাল থাকে, মানে ডাউন হতে পারে, আপ হতে পারে, বা স্টেবল। क्यू स्टार মানে বেসিক্যালি নো প্রফিট নো লসের অপারেটিং ব্রেক ইভেন, যেটা আমাদের কোশ্চেন্সে বলেছে 40,000, है ना। কিউ মানে নরমাল সেলস, কিউ স্টার মানে সেই সেলসটাকে বলছে যেটাতে আমার বিজনেসে নো প্রফিট नो लॉस सिचुएशंस হবে। तो क्यू स्टार इक्वल्स टू 40,000 यूनिट्स, ये क्वेश्चन में बोल दिया सर। क्यू स्टार का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को अगर आप फॉर्मूला वाइज लिखोगे तो P माइनस V करके आएगा। अब आप यहां से निकाल लो सर, 40,000 इक्वल्स टू, वी नो द क्यू स्टार, सो क्यू स्टार माने 40,000, तो 40,000 इक्वल्स टू F बाय P माइनस V, है ना। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं ना, या फिर आप ऐसे बोलो फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ओके, पर यूनिट। सो 40,000 तो पता है सर, फिक्स कॉस्ट नहीं पता, बट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है। कैसे पता हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? कौन बोलेगा? यहां से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा, कौन बोलेगा मुझे कैसे निकलेगा? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल इज 200, वेरिएबल कॉस्ट इज 60%। तो सेल्स अगर 200 है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% है, तो कंट्रीब्यूशन इज 80। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा सर? 200 का 40%। सेल्स अगर 200 है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% है, तो उसका इसका 40% करने से ही कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो 200 का 40% कितना होता है सर? 80। थैंक यू सर। अब बताओ फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 32 लाख, है ना। 32 लाख, समझ गए ना सर? ये तो हो गया फिक्स कॉस्ट, बट हमें तो DOL पूछा है। क्वेश्चन क्या है? DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। हाउ टू कैलकुलेट DOL? सर इसके लिए DOL के फॉर्मूला में जाना पड़ेगा। सर DOL का फॉर्मूला याद है किसी को? Q इंटू P माइनस V डिवाइडेड बाई Q इंटू P माइनस V माइनस F।
माने कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, है ना, EBIT कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। और मैंने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी को तोड़ के लिखा। क्यों तोड़ के लिखा? क्यों मैंने फॉर्मूला को तोड़ तोड़ के लिखा? ये देखो सर, मैंने आप लोगों को ना क्लास स्टार्टिंग में ही ना ये फॉर्मूला वाइज क्यों सिखाया, क्योंकि क्वेश्चन में ना सारा इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, तब आपको तोड़ ताड़ के ही निकालना पड़ेगा। ये देखो सेल्सलेस वेरिएबल कॉस्ट ठीक है, बट फॉर्मूला वाइज कैसे हुआ? कंट्रीब्यूशन माने Q इंटू पी माइनस बी एंड ईबीआईटी माने Q इंटू पी माइनस बी माइनस एफ। और वी नो दैट ड्यूएल माने क्या है? ड्यूएल माने कहाँ चला गया? अरे ड्यूएल लिखा है तो अभी तो दिखाया कुछ देर पहले आप लोगों को। DOL ये रहा ड्यूएल, कंट्रीब्यूशन बाय। जस्ट तोड़ के लिखा। अभी अब तोड़ के लिखने का पीछे का कारण आपको समझ में आ जाएगा। तोड़ने का मतलब है बेसिकली इसको फॉर्मूला वाइज लिख देंगे। तो Q इंटू पी माइनस बी, अब इसमें क्या करोगे सर? मैं इसको एरो देखिए इधर कर रहा हूँ। Q इंटू पी माइनस डी की जगह सर हमें Q पता है क्या? क्या हम लोगों को Q पता है? Q माने नॉर्मल सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स नहीं। क्या हमें ब्रेक Q पता है सर? डू यू नो Q? अच्छा P माइनस डी पता है? P माइनस डी कितना है? P माइनस डी माने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 80। चलो पुट कर दिए। क्यू 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 पता है सर? नॉर्मल सेल्स। सर पता है, देखो স্যার ওই বিএপিটা আর মার্জিন অফ সেফটিটা অ্যাড করলে তো টোটালটা চলে আসবে। थैंक यू सर, वेरी गुड सर। इसी पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है बोलो तो? मार्जिन ऑफ सेफ्टी माने बिजनेस जो है ना, ये ऑलवेज अपना सेफ्टी मेंटेन करता है। मार्केट में जब अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है या सेल करता है, वो हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाता है। माने 20,000 यूनिट वो ऑलवेज सेल करेगा मार्केट में, कम से कम। ठीक है, 20,000 यूनिट सेल वो करेगा। इसके नीचे अगर कभी भी हो जाए ना, वो डेंजर जोन में चला जाएगा। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा वो मेंटेन करके चलता है। तो उसको पता है कि उसका नॉर्मल सेल्स में 20,000 यूनिट तो है ही, 40,000 करेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस में आएगा। इसलिए उसका टोटल, ध्यान से मैं फिर से बोल रहा हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी माने वो ऑलवेज 20,000 को सेफ्टी जोन में रखता है कि भाई इतना तो सेल हो ही जाएगा और करना ही करना है। 40,000 और एक्स्ट्रा करेगा ताकि वो नो प्रॉफिट नो लॉस में आए। तो कुल मिला के उसका क्यू जो है ना वो 60,000 का है। 40,000 फॉर ब्रेक इवन पॉइंट सेल एंड 20,000 बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो वो ऑलवेज मेंटेन करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था। ये ट्विस्ट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये मतलब होता है। अब आपको रियल लाइफ में सोचो ना, बिजनेस हमेशा एक अपना सेफ्टी जोन बना के चलता है कि भाई मेरे को इतना सेल तो करना है, इसके नीचे आ जाएंगे तो हम डेंजर जोन में चले जाएंगे, तो उतना तो डेंजर में नहीं जाना है। और 40,000 और एक्स्ट्रा करेंगे तो ब्रेक इवन सेल्स में आएंगे। तो इतना कर लेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इसके ज्यादा करेंगे तो प्रॉफिटेबल जोन में रहेंगे। बिजनेस हमेशा ही चाहता है कि वो बीईपी से भी आगे रहे, ब्रेक इवन पॉइंट से भी आगे रहे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था 60,000 इंटू 80, क्यू इंटू पी माइनस बी पता लग गया। फिर मैं क्यू की जगह 60,000 पुट कर दूंगा। हाँ बोलो, एफ कत হবে? एफ का वैल्यू नाउ जस्ट कैलकुलेट सर। 48 लाख 15 लाख। कर लो सर, 3 आएगा, करके देखो। क्या 3 आया है सर? हाँ सर। तो डीओएल हो गया 3, जो आपको पूछा था क्वेश्चन में। बस अब आपको पता है डीओएल 3 का मतलब क्या है, मैं बार बार और नहीं बोलूंगा। आप लोगों को पता है डीओएल 3 का क्या माने क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीओएल 3? ये क्वेश्चन सिंपली आपको ये पूछा था।
ঠিক আছে, বোঝা গেছে, समझ में आया? संपत, पूर्वा, राहुल, हाँ सर। शालिनी, नील, सभी को पूछ रहा हूँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट में। यस, कुछ कहना है क्या किसी को? पूर्वा কিছু বলছেন কি? না 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 ঠিক আছে। ঠিক আছে, আনমিউট করে দিন তাহলে। আচ্ছা, হিয়ার ইফ কিউ ইজ, কিউ মানে সেলস, হ্যাঁ, কিউ মানে নর্মাল সেলস, ব্রেক ইভেন মানে কিউ স্টার। ইফ কিউ ইজ কিউ চেঞ্जेस बाय, अच्छा अच्छा सर, ये बेसिकली और कुछ नहीं है, ये मैं एक्चुअली, एक सेकेंड, ये जो आप लोगों को ड्यूएल 3 आया ना, इसका अगर आपको कोई बोले व्याख्या दो, व्याख्या समझते हो, मैंने एनालिसिस, तो आपको क्या लिखना है कि ड्यूएल 3 का मतलब है हियर इफ क्यू, क्यू माने सेल्स, चेंजेस बाय 1%, then EBIT चेंजेस बाय 3%। यस, ये व्याख्या है, एनालिसिस है। चलिए, अब एक दूसरे फॉर्मूला में आगे बढ़ेंगे सर, फॉर्मूला 2, फ्रेश फॉर्मूला है फाइनेंशियल का, जो मैं आपको अभी क्वेश्चन में तो करवाया, पर उसका मैं डिटेल्स एनालिसिस नहीं दी, कॉन्सेप्ट नहीं दिए, उसी में बात करेंगे, ध्यान से सुनना और लिखना भी, लिखना बंद ना करें। DFL वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। सबसे पहले तो ये लिखो सर, DFL कैसे अराइज होता है? रिस्क ड्यू टू इंटरेस्ट एंड, इंटरेस्ट को आप आई से डिनोट कर दो, एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड को आप DP से डिनोट करो, शॉर्ट में D और इसके प्रीफिक्स में P, सॉरी सफिक्स में P। सो DP माने प्रेफरेंस डिविडेंड और I माने इंटरेस्ट। अब जिनको प्रेफरेंस डिविडेंड का माने समझ में नहीं आया, उनके लिए मैं बस इतना बोलूंगा, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, ये आपको ऑलवेज देखने को नहीं मिलेगा, बट कभी कभी देखने को जरूर मिलेगा। मार्केट में खबर रहता है सर, ये देखो यहाँ पर एक पुराना खबर है, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक टू पे 0.405 पर शेयर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब समझते हो? कोटक महिंद्रा बैंक ने कभी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड इन्फॉर्म दैट इन इट्स मीटिंग, ये रिसेंट न्यूज है 20 मार्च का, इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस दैट डिविडेंड ऑफ ₹0.405 per share, 8.10% नॉन कन्वर्टेबल परपिचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। दिखाई दे रहा है सर? नॉन कन्वर्टेबल माने प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा ऐसा शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव माने हमेशा जब भी पेमेंट ड्यू होगा इंटरेस्ट दे देना पड़ेगा, क्यूमुलेट नहीं हो सकता। क्यूमुलेट माने जिसको आप बाद में नहीं दे सकते, अभी का पेमेंट अभी करना है। जिसका फेस वैल्यू था 5/2000, जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को, ये कभी कोटक महिंद्रा बैंक ने मार्केट से विड्रॉल किया था, कभी कोटक महिंद्रा बैंक ने इसको मार्केट से विड्रॉल किया था, जिसका इंटरेस्ट कोटक महिंद्रा बैंक को रीपे करना पड़ा। किसको? प्रेफरेंस शेयर वाले को। ऑब्वियसली ये सब वैल्यूएशन करोड़ों में तो होगा ही, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये तो नहीं दिया है कि कितना वैल्यू का था, बट इतना जरूर बोला है कि कोटक महिंद्रा बैंक प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पे करेगा। प्रेफरेंस शेयर्स आर परपिचुअल एंड नॉन क्यूमुलेटिव, ठीक है।
मैंने पेमेंट करता जाना है, नॉन क्यूमुलेटिव मैंने जमा नहीं करना है कि बाद में दे देंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, अभी देना है। अब आपके मन में चल रहा है सर हम लोग शेयर होल्डर के बारे में सुने हैं, बट ये प्रेफरेंस शेयर वाले कौन हो गए? सर ये प्रेफरेंस वाले ना इक्विटी और लोन के बीच का एक हाइब्रिड कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुनना, जैसे ये जो ईपीएस है ना, ये किसको मिलता है? ये इक्विटी वाले को मिलता है। और ये जो इंटरेस्ट है कि ये किसको मिलता है? ये बैंक वाले या लोन वाले को मिलता है। जैसे कि बैंक लोन, डिबेंचर, बॉन्ड, ठीक है, ये सब होता है लोन का कैरेक्टर। लेकिन इन दोनों के बीच में और एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे सर। उसका नाम है सर प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनका क्या शर्त होता है जानते हो? इनका कंडीशन क्या होता है? इनका कंडीशन ये होता है कि ये हाइब्रिड है, ना तो ये प्रॉपर लोन है और ना ही ये प्रॉपर शेयर होल्डर है। ये एक फिक्स रेट में आता है। ये बैंक कंपनी को बोलता है भाई मुझे फिक्स रेट में इंटरेस्ट देना। नॉर्मली मार्केट में 12%, 10%, 11%, 15% इस तरह का रेट देखने को मिलता है। मानो कि आप अगर किसी को प्रेफरेंस शेयर देते हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर माने मानो कंपनी को चाहिए पैसा, जैसे कोटक महिंद्रा को पैसा चाहिए था। उन्होंने बोला कि भाई मुझे, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 करोड़ चाहिए। मुझे मानो कोटक महिंद्रा बैंक को प्रेफरेंस शेयर देना है, यानी कंपनी ने इशू किया, मैं सब्सक्राइब करूंगा, तो मैं कोटक महिंद्रा बैंक को 1 लाख प्रेफरेंस शेयर मैं उनका खरीद रहा हूँ। बदले में कोटक मुझे बोल रहा है कि कोटक मुझे गारंटी दे रहा है कि आपको मैं 12% रिटर्न दूंगा। दिस इज नॉट अ लोन। ये ऐसा नहीं कि बैंक ने, कंपनी ने हमसे लोन लिया, कंपनी ने शेयर इशू किया था, बट ये इक्विटी शेयर नहीं है, ये प्रेफरेंस शेयर है। माने इक्विटी से पहले इनको प्रेफरेंस मिलता है ना, इसीलिए इसका नाम है प्रेफरेंस शेयर। समझ रहे हो सर? इक्विटी लास्ट में जो बचेगा वो मिलेगा, इक्विटी से पहले इनका पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब जब भी बैंक प्रॉफिट कर, कोई भी कंपनी जब भी प्रॉफिट करता है तो सबसे पहले ना वो इंटरेस्ट पे करता है, फिर कंपनी को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, फिर वो सरकार को टैक्स दे देता है। टैक्स देने के बाद उसका जो भी बचेगा ना, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है, इफ देयर इज ए डीपी, तो पहले 12% हो, 11% हो, वॉट एवर बी दी अमाउंट, तो पहले वो प्रेफरेंस डिविडेंड देगा। जैसे मानो अगर मैंने किसी को 1 लाख दिया और बदले में वो मेरे को वादा किया कि 12% देंगे इंटरेस्ट या डिविडेंड, उसको डिविडेंड बोलते हैं, इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि शेयर है ना, शेयर है ना, इसलिए डिविडेंड बोलेंगे, लेकिन फिक्स्ड है, लेकिन फिक्स्ड है, फिक्स्ड डिविडेंड। लेकिन ये टैक्स देने के बाद ही होगा, टैक्स से पहले कभी भी प्रेफरेंस वाले अपना डिमांड नहीं कर सकता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना जो भी पैसा क्लेम है वो टैक्स देने के बाद ही कर सकता है, पहले नहीं कर सकता। इसका मॉडल हाइब्रिड क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट की तरह इसका नेचर भी फिक्स्ड है। जैसे इंटरेस्ट फिक्स होते हैं, प्रेफरेंस का डिविडेंड भी फिक्स होते हैं। लेकिन जैसे इक्विटी को पेमेंट मिलता है टैक्स देने के बाद, प्रेफरेंस को भी पेमेंट मिलता है टैक्स देने के बाद। इसीलिए प्रेफरेंस को हाइब्रिड कैपिटल बोला जाता है, मैंने हाइब्रिड नेचर है इसका। इंटरेस्ट की तरह, लोन इंटरेस्ट की तरह फिक्स्ड, और इक्विटी की तरह आफ्टर टैक्स आइटम नहीं। बात समझ में आया? इसको समझने का और एक पहलू होता है, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का और एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या जानते हो? जब कोई कंपनी बंद होता है, जब कोई कंपनी बंद होता है माने जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेट होना या फिर वाइंडिंग अप होना, तो बैंक जब, कंपनी जब बंद होता है तो वो जिसको भी कंपनी से पैसा मिलेगा वो लाइन लगाता है कि भाई लाइन लग जाओ, कंपनी पैसा देने वाला है। बात समझ रहे हो सर? कंपनी जब पैसा देगा तो लाइन लगता है। जैसे मानो कंपनी है एक, कंपनी वाइंड अप होगा, वाइंड अप माने क्लोज होगा, तो कंपनी को जिससे पैसा मिलेगा, माने कंपनी को रीपे करना है ना, तो लोग लाइन लगाते हैं। ये सब कोई ना कोई बंदा है जिनको कंपनी से कुछ मिलेगा, तो सब लाइन में खड़े हो गए। सर मेरे ड्राइंग से
आप लोग इंस्पायर हो सकते हो, क्योंकि मेरा ड्राइंग पाब्लो पिकासो जैसा है या लियोनार्डो दा विंची जैसा है। ऐसा ड्राइंग आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो भी हो, आप समझ गए, इतना काफी है। तो जब भी कंपनी में वाइंड अप के टाइम पे लाइन, सबसे पहले कौन लाइन पे खड़े होंगे बोलो? कंपनी के पास जो भी पैसा बचा हुआ है, हाँ बोलो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नहीं सर, सबसे पहले लोन वाले खड़े होंगे। कैसे बोल दिया आपने? ये रिस्की है, सबसे रिस्की आइटम है ये। आपका चले ना चले, लोन का इंटरेस्ट रीपे करना पड़ेगा। इवन आपका एसेट बेच के भी करना पड़ेगा। बिजनेस अपना एसेट बेच के सबसे पहले लोन रीपे करेगा। लोन प्रोवाइडर को देने के बाद अगर कुछ बचेगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और सबसे लास्ट में अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर। सर ये बात मैंने नेगेटिव पर्सपेक्टिव से बोला, जब कंपनी बंद हो जाता है। इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब एक कंपनी सुपर डुपर हालत में होते हैं, सुपर प्रॉफिटेबल हालत में होते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस में होते हैं, तब सबसे ज्यादा बेनिफिट इक्विटी को ही मिलता है। सबसे ज्यादा बेनिफिट इक्विटी को ही मिलता है। यानी बाकी सबको तो फिक्स अमाउंट देना है, बट जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो सब इक्विटी का। लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट तब होता है जब बिजनेस का हालत खराब होता है, तो सबसे खराब इफेक्ट इक्विटी को ही होता है। इसीलिए इक्विटी को ट्रू ओनर कहा जाता है, क्योंकि ये कंपनी के सुख में भी है, दुख में भी है। प्रेफरेंस वाले हाइब्रिड है, सुख में तो नहीं है, फिक्स लेते हैं ना, ठीक है, सुख में है दुख में नहीं है। लोन वाले तो सर बाहर वाले हैं, ये तो कंप्लीटली आउटसाइडर है। इनके बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये अपना बिजनेस को लेके हैं कि भाई मेरा पैसा तुम ले रहे हो, मेरे को रिटर्न देना। ये आउटसाइडर है ना। इनका क्या इमोशन था आपके बिजनेस के प्रति? कोई इमोशन नहीं। समझ गए सर? तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है ये समझ में आ गया? इसमें जस्ट इतना छोटा सा लिख दो, मैं ज्यादा नहीं करूंगा आज। प्रॉफिट जस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट जस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड, ये होता है फॉर्मूला। अब इस पर अगर मैं फॉर्मूला वाइज पुट करूं, ये कुछ देखने में ऐसा होगा सर। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल्स टू EBIT। बेसिकली EBIT बाय PBT होगा, बट अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है। EBIT बाय माइनस आई डिवाइडेड बाय माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। ठीक है, तब फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है। बट अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो फॉर्मूला छोटा हो जाएगा। इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केस में प्रेफरेंस डिविडेंड is not present, and the formula becomes, फॉर्मूला क्या हो जाएगा तब? DFL मैंने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल्स टू EBIT। ऑलरेडी इसका आप क्वेश्चन कर चुके हो आज। EBIT बाय लेकिन अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है सर? तो सर आज इतना ही है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन का PDF भेजता हूँ। आप लोग एटलीस्ट सेकेंड क्वेश्चन जो है ना PDF में, उसको ट्राई करना। मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा, मैंने नेक्स्ट मंगलवार को। तब तक जिन लोगों का प्रीवियस लेक्चर्स नहीं हुआ है उनको जस्ट इतना रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार सुन लो लेवरेज का। और अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं हुआ है तो मैं 5-7 क्लास होगा उसका मैं शेयर करके रखूंगा। आप लोग अपने टाइम पे थोड़ा करके रखिए अगर मौका मिले तो। अभी मैंडेटरी नहीं है क्योंकि लेवरेज में टाइम वैल्यू ऑफ मनी की इतना जरूरत नहीं है, बट दूसरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, लाइक कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
ये सब में जरूरत पड़ेगा। तो आप और आपके लिए बहुत अच्छा होगा सर, क्योंकि ये सब टाइम वैल्यू मनी में ना आपको फाइनेंस का जो जैसे कहाँ कितना पैसा डालने से कितना रिटर्न मिलता है, जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में एफडी करते हैं, ठीक है, फिर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स में पैसा जमा करते हैं, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एलआईसी वाले इंश्योरेंस कंपनी हमें बोलते हैं कि इतना इतना डालो इतना मिलेगा, ठीक है। इसका जो आइडिया है ना ये क्लियर हो जाएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखने से, ठीक है। मतलब आपको सच में गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे गेन होगा। इसका मैं लिस्ट आप लोगों को शेयर कर दूँ, आप लोग अपने टाइम पे कर सकते हो बेसिक से। और लेवरेज के लिए जितना मैं अभी तक कराया इतना ही कर लो, बाकी जैसे आगे आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ चलते जाना, ठीक है सर। तो फिर आज इतना ही रखता हूँ, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके আচ্ছা স্যার এই স্যার ক্লাসের হ্যাঁ বলো কে বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আমি পূর্বা বলছি। আমার হ্যাঁ বলো। একটা কথা ছিল স্যার, এটা যেটা পড়াচ্ছেন আপনি তো হুম। আগে তো পিডিএফ গুলো দিয়ে দিতেন, এবার সেটা প্রিন্ট করে নিতাম, নিয়ে আপনার পড়াটার সাথে লেকচারটা মেলাতাম। এবার আপনি এইগুলো একটুখানি পিডিএফ দিয়ে দেবেন, কারণ আপনি তো টক 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 করে লিখে নিচ্ছেন, পুরোটা ততক্ষণে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন না। একটুখানি বাড়িতে যদি পিডিএফটা একটুখানি ইয়ে করতে আচ্ছা পারি তাহলে আমি তাহলে এই লেখার পিডিএফ গুলো পাঠিয়ে দেবো, যেটা আমি হ্যাঁ লেখাচ্ছি সেটা পিডিএফ। তাহলে একটু সুবিধা হয়, কারণ আপনার পড়াটা পজ করলাম, পড়ে পিডিএফটা একবার চেক করলাম, কারণ আপনি ঝপঝপ করে দিচ্ছেন। এবার সব জিনিসটা তো অত তাড়াতাড়ি পাচ্ছি না না, ঠিক আছে ঠিক একটুখানি আছে। পজ করে করে দেখে দেখে ওই পিডিএফটা দিয়ে মিলিয়ে পড়লে একটুখানি সুবিধা হয়।